अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं रोहिया 10। नाजरीन, जनूबी पंजाब की अगर हम बात करें तो जनूबी पंजाब में जो सैलाब मुतासरीन हैं वो इस टाइम बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं। उनके घर तबाह हो गए हैं और अगर हम छतों की बात करें तो छतें तबाह हो गई हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, ख्वाब चिकनाचूर हो गए हैं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि इन लोगों की मदद कैसे की जा सकती है, इन लोगों का जो दर्द है वो कैसे बांटा जा सकता है। इस टाइम हम लोग कोई ऐसी बात ना कर दें कि कहीं उनके ज़ख्मों पर जो है कोई मसला हो जाए और वो लोग परेशान हो जाएं। उनकी मदद फराहम की जाए। हमें चाहिए कि हम उनकी मदद कुछ इस तरह से करें कि उनके जो ज़ख्म हैं उन पर मरहम रखा जा सके। इसी हवाले से बात करेंगे हम आज। और हमारे साथ हमारे एक रिपोर्टर जुनैद अनवर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। बहुत शुक्रिया जी आपका। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, मेरा जो ये सवाल है, आपको पता ही है कि आजकल जो सिचुएशन बनी हुई है सैलाब की और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए हुए हैं। सैलाब की वजह से हर इंसान परेशान है। अभी हम जनूबी पंजाब की अगर फ़िलहाल बात करें तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या सिचुएशन है? बिल्कुल जी, इस वक्त जो सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है वो हमारा साउथ पंजाब हुआ है। आप देखें, मुल्तान हो, मुजफ्फरगढ़ के कुछ इलाका हो, इसके साथ साथ जो है वो जलालपुर पीरवाला हो, अलीपुर हो, और इसके साथ साथ दीगर सीतपुर हो। ये वो इलाके हैं जो सैलाब से जो है वो शदीद मुतासर हुए हैं। तो यकीनी तौर पर जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान है वहीं पर ज़राअत का नुकसान है, वहीं पर मईशत का नुकसान है, वहीं पर मज़दूर आदमी का नुकसान है, किसान का नुकसान है, दहकां का नुकसान है। ज़ाहिर है ये जो दरिया के इलाके में वही शख्स रहता है जिसके पास असबाब ज़्यादा नहीं होते। अब खैर, दरिया कोई नाक़िस हिकमत अमली के बायस जो है वो शहरों के अंदर भी पानी आ गया। मैं 2 रोज़ कबल जो है वो जलालपुर पीरवाला का जो सैलाबी सूरत हाल है उसका जायज़ा लेकर आया हूँ कि वो जो वहाँ पर जो सूरत हाल है, इस वक्त के जो मोटरवे इंटरचेंज है उससे नीचे उतरें तो आप वहाँ पर पानी ही पानी है। ऐसे लगता है जैसे वो दरिया पूरा शहर बन गया हो। लोगों के रेस्टोरेंट डूब गए, लोगों के 3-3 मंजिला मकान डूब गए, लोगों की फसलें डूब गई। खड़ी जो कपास की फसल थी वो जो है वो अपने तबाही के दहाने जैसा जुनैद आप बता आ रहे गई। हैं कि इस तरह की फ्लड की सिचुएशन बनी हुई है। अगर मैं साथ बात करूं तो रेट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सब्ज़ी की बात करें या फल की बात करें तो इसी हवाले से हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं शकील सुल्तान। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या सिचुएशन है। जी शकील, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मुल्तान की कैंट मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ की सूरत हाल ऐसी है कि सैलाब की वजह से जहाँ दीगर शहरी मुतासिर हुए वहीं महंगाई भी बढ़ गई है। सब्जियाँ, फल, चिकन और अंडे की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। सब्जियों में बात करें तो सब्ज मिसाला जात जो है वो भी गरीब के लिए बनाना जो है वो मुश्किल हो गए हैं इस वक्त, क्योंकि जो टमाटर है उसकी कीमत भी बढ़ गई है, सब्ज मिर्च की कीमत भी बढ़ गई है, जबकि प्याज की कीमत किसी हद तक कंट्रोल है। टमाटर 200 तक फरोख्त होने लगा है, उसकी सरकारी कीमत 145 तक मुकर्रर की गई, जबकि हरी मिर्च 108 सरकारी कीमत और मार्केट में वो भी 160 तक फरोख्त होने लगी है। जबकि आलू जो है, आलू और प्याज उसकी कीमत किसी हद तक कंट्रोल है। आलू 85 रुपये मुकर्रर किया गया है, 100 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। प्याज 80 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है, मार्केट में 80 से 100 में फरोख्त हो रहा है, जबकि इसकी कीमत जो है वो 60 रुपये किलो तक मुकर्रर की गई थी। मार्केट की और सरकारी कीमतों में सब्ज मसाला जात की कीमतों में एक बड़ा फर्क जो है वो मौजूद है। जबकि दीगर सब्जियों की बात करें तो उसमें गाजर 108, भिंडी 160, बैंगन 72 और अरबी जो है वो 76 रुपये किलो मुकर्रर की थी। इसकी भी सरकारी कीमतें जो है वो मार्केट से मुख्तलिफ नजर आती हैं। मार्केट में गाजर 240, भिंडी 200, जबकि बैंगन 160 में। इसके साथ अदरक, लहसुन, लीमू, मटर, इनकी कीमतें तो जैसे शहरियों के लिए खरीदना ख्वाब ही बन गया है, क्योंकि इनकी सरकारी और मार्केट की कीमतों में बड़ा फर्क है। मार्केट की कीमत की बात करें तो मटर 600 में फरोख्त हो रहा है, अदरक और लहसुन 480 में, जबकि लीमू भी 4 सेंचुरियां क्रॉस कर चुका हुआ है। जबकि इनकी जो सरकारी कीमत है वो इससे काफ़ी हद तक कम है, लेकिन इन खास तौर पर इन 4 सब्जियों की कीमत कभी भी सरकारी और मार्केट में फ़र्क जो है वो ख़त्म नहीं हो सका। जबकि फलों की तरफ जाएँ तो फलों का जायका भी महंगाई की नज़र हो चुका हुआ है। आम शहरी के लिए फल खाना तो एक ख्वाब सा बनकर रह गया है, क्योंकि अंगूर और सेब इनकी मुख्तलिफ अक़साम है, कीमतें भी मुख्तलिफ है। अंगूर कम से कम 400, ज़्यादा से ज़्यादा 800, अनार कम से कम 400, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपये किलो तक, जबकि सेब 160 से लेकर वो भी 400 रुपये किलो तक दस्तयाब है। ये 3 फल ऐसे हैं जिनकी अक़साम भी मुख्तलिफ हैं और फिर क्वालिटी के हवाले से भी कीमतें जो हैं वो मुख्तलिफ देखने को मिलती हैं। जबकि सेब की
भी मार्केट की और सरकारी कीमतों में फ़र्क जो है वो हमेशा से मौजूद है, जिसे ज़िले इंतज़ामिया ख़त्म करने में नाकाम नज़र आती है। दूसरी जानब बात करें जापानी फल 320 में, पपीता भी 400 में, जबकि केले जो हैं वो 120 से लेकर 160 रुपए फ़ी दर्जन में फ़रोख्त हो रहे हैं। चिकन और अंडे की बात करें तो चिकन की कीमत इन दिनों कंट्रोल हो चुकी है, 465 रुपए किलो मुकर्रर किए गए, जबकि अंडे महंगे होने लगे हैं, 305 रुपए दर्जन तक कीमत पहुंच गई है। अंडे की कीमत जो है वो पिछले 1 महीने से 1.5 महीने में 250 से बढ़कर 300 तक चली गई है। और देखा जाता है जैसी सर्दियां करीब आती हैं तो अंडे की कीमत में भी इजाफा होता है। तो शहरी काफ़ी परेशान नजर आते हैं और ज़िला इंतज़ामिया से ये मुतालबा करते नजर आते हैं कि सरकारी सतह पर कीमतों को लाया जाए और वो सब्जियां और फल जो इन दिनों बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरत भी हैं, उनकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ताकि आम शहरी जो पहले से ही महंगाई की वजह से, सैलाब की वजह से परेशान है, उनको कम से कम रोज़ाना की बुनियाद पर खाना पीना खरीदना जो है वो आसान हो सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका शकील। हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान चौधरी वहीद अराई जो कि साबिक सूबाई वज़ीर भी हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सर, आपको पता है कि जो आजकल सिचुएशन है सैलाब की, और हम सैलाब के हवाले से ही बात कर रहे हैं, तो जितना नुकसान हुआ है इन लोगों का, लोग बेघर हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, ख्वाब टूट गए हैं हज़ारों लोगों के, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया जी, इससे बड़ा हसास मौजू है इस वक्त। जी बिल्कुल। ये बड़ी बदकिस्मती है और 30-35 साल के बाद इतना बड़ा सैलाब आया है और यहाँ लोगों का बहुत नुकसान हुआ। मैं समझता हूँ कि इतना अंदाज़ा नहीं था, उससे भी बहुत ज़्यादा हुआ। ख़ासकर मुल्तान को जो जलालपुर तहसील है उसका ना तारीख़ में इतना कभी नुकसान या इतना बड़ा सैलाब नहीं हुआ। उसकी दो वजह है, एक तो दरिया चनाब की वजह से और दूसरा दरिया सतलुज की वजह से। सतलुज में कभी कभार वो सोया हुआ और जागता है, तो इस दफ़ा वो ज़्यादा ही जाग गया है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया ने भी ये एक क्या कह लें कि पानी का बम चलाया है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक बेल्ट जो 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा, 60-70 किलोमीटर लंबी और 30-40 किलोमीटर चौड़ी है, पूरी तबाह हो गई है। और वहाँ शायद इतना अंदाज़ा नहीं था। इंतज़ामिया ने, बीबी मरियम साहबा ने, सीएम साहबा ने और बाकी लोगों ने, मिनिस्टर साहब भी यहाँ रहे, सारे रहे, बड़ी तकदो की, बड़ी कोशिश की, बड़ी जद्दोजहद की। पहले लोगों को तमाम महकमे, जिसमें पुलिस भी है, डीसीओ साहब है, अपना कमिश्नर साहब हैं और जितने भी पंजाब के दूसरे महकमे हैं, सारे दिन रात काम कर रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ा सा ना इसको और मैनेज किया जा सकता था और बेहतर किया जा सकता था। लोगों को रेस्क्यू करने में या लोगों को जो फ्लड के अंदर घिर गए थे, देखिए अचानक जो इतनी बड़ा आया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ मुशावरत के अमल में कमी रही है। कुछ वहाँ के लोग जो स्टेक होल्डर थे, एमपीए, एमएनए, एक्स वहाँ के जो यूनियन कौंसिल चेयरमैन या जो के लोगों के, उनको अगर ऑन बोर्ड लिया जाता तो शायद इतना नुकसान ना होता। उसकी वजह ये है, मैं कहूँगा कि 2010 के सैलाब में भी मैं इंचार्ज था, 14 के सैलाब में भी एज ए मिनिस्टर मैं मुल्तान से लेकर डीजी खां और वो सारा मैं इंचार्ज था। फिर बलूचिस्तान में जब अवरान में ज़लज़ला आया था तो उसमें भी पंजाब गवर्नमेंट की नुमाइंदगी की, हमने वहाँ गए। इसमें ना कुछ मेजरमेंट होते हैं, कुछ फैसले होते हैं, कोई एक तो तारीखी पस मंज़र को सामने रखकर फैसले किए जाते हैं और एक जो मौका महल है उसके हिसाब से फैसले किए जाते हैं। पंजाब गवर्नमेंट वैसे भी अपना काम कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। इस हवाले से मज़ीद मैं बात करूँगी। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद दानियाल बात करो। मैं, मेरा सवाल पूरा होना दीजिए, करे आप सवाल को कट कर देती हैं। जी सर, मेरा सवाल है सैलाब के हवाले से। मैं एक तो माशाल्लाह हमारे इलाके के आज एमपी एमएनए चौधरी अब्दुल वहीद राय साहब भी आए हुए हैं, हमारे इलाके के हैं ये। मेरी ये इनसे गुजारिश है, एक तो प्राइस की बात हो रही है, मार्केट में प्राइस का रेट बहुत ज्यादा है। मरियम नवाज साहब ने एक फोर्स तैयार की है, पीरा फोर्स।
वो उनको कहें कि खास तौर पे ये चीनी का रेट कई जगह पे 200 है, कहीं पे 190 है, इस चीज पे जोर दे, कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। चले माना सलाब की वजह से सब्जियों का रेट ज्यादा है, वो नहीं आ रही, वो ठीक है, मगर और भी जो ना चीजों पे नजर रखें। मेरी चौधरी अब्दुल वहीद रानी से गुजारिश है कि ये हमारी बात मरीम नवाज तक पहुँचाएं। ये खास उनके बनने हैं, वजीर कानून भी रह चुके हैं माशाल्लाह से, इलाके के हमारे बहुत बनने हैं ये हमारे। तो ये मरीम नवाज साहब से अपील है कि इन पे नजर रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, जी बिल्कुल, इस मेरे भाई की स्कॉलर की बात बिल्कुल सही है। देखिए, एक तो खराबी जब ये मजिस्ट्रेसी निज़ाम जब कमज़ोर हुआ ना, तो डेफिनेट जो माफिया है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ है। माफिया को कंट्रोल करना, आपको पता है वो माफिया के पंजे या हर जगह पे उसका असर होता है। ये मेरे भाई की बात बिल्कुल ठीक है, कंट्रोल करना चाहिए। कोई सैलाब की वजह से भी लोगों की तवज्जो उधर बट गई है। अब देखें ना, चीनी की प्राइस बढ़ती जा रही है, अब धान की फसल आई है, गरीब किसानों का वो देखें जी, वो एक हफ़्ता पहले वो 6,500 थी, 1509 की मैं एक किस्म की बात करूं, तो कल वो 3400, 3500, 4,000 में बिक रही थी। तो ये भी माफिया का काम है। तो इसको ना थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि सैलाब से अब थोड़ा सा रिलीफ मिला है, तो इसको आईनी हाथों से निपटा जाए। ठीक है, अब ज़ुहैब इसी के साथ यही सवाल मेरा आपसे है कि माफिया का क्या किरदार है, कैसे निपटा जाए अब इस हालात से? ये बिल्कुल चौधरी साहब की तो शायद कुछ मजबूरियां हों, और वो जो है वो हुकूमत को भी उन्होंने जो है वो कवर करना है और उनकी नाअहलियों को भी छुपाना है। तो अब ये सूरत हाल देखें कि जब फसल आती है उस वक्त किसान को जो है हुकूमत डुबो देती है और सारा वज़न जो है वो किसान पर देती है। और उसकी अब सूरत हाल ये है कि जब गंदम आई थी तो गंदम का ख़रीदार कोई नहीं था, और गंदम जो है किसान ने औने पौने दामों जो है वो बेची है। और आज जो है वो गंदम जो है, आटा जो है आपको 4,000 रुपये मन जो है वो बिक रहा है, जबकि किसान ने 1,900, 1,800 और 2,100 रुपये में अपनी गंदम बेची हुई है। इसी तरह सब्जियों की भी सूरत हाल है। इसी तरह मतलब जो चीज़ स्टोर हो सकती है, जो चीज़ स्टोर में जो सेठ के गोदाम में, और गोदाम जो सेठ का होता है उसकी तिजोरी होती है, उसके कोल्ड स्टोरेज में जो पड़ी होती है चीज़, उसकी कीमतों में तो इजाफा देखने में आता है, मगर जो बराह रास्त जो किसान को या आम आदमी को जिससे फ़ायदा पहुंचना होता है उसके रेट्स गिर जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात चौधरी साहब ने अभी जो की बात ख़ास तौर पे हुकूमत की कि सैलाब के हवाले से जो कारकर्दगी थी, इंतहाई अदब के साथ कि हमने देखा कि मिनिस्टर्स वहाँ पर यकीनी तौर पर मौजूद थे, और वहाँ के जो मकामी नुमाइंदे थे, जो उनका जो सन ऑफ सॉयल थे, जो कि यहाँ से जीते हुए या हारे हुए अरकान असम्बली थे, जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर लोग थे, उनको बिल्कुल भी जो है वो कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं दी गई। अगर उनको ज़िम्मेदारियाँ दी जाती तो वो यकीनी तौर पर उनका आवाम से रब्ता था, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो कम्युनिकेशन भी हो सकती थी, उसको रेस्क्यू भी हो सकता था। हमारे जो वज़रा हैं वो तो अलीपुर के अंदर ये ऐलान करते रहे कि आप अपने घर सो जाएं आराम से, तसल्ली रखें, पानी नहीं आएगा। अच्छा। और जब वो उठकर देखा तो वो डूब चुके थे लोग। तो यही सूरत हाल थी। आपकी नज़र से एक और वीडियो भी गुजरी होगी जिसके अंदर जनाब वज़ीर तालीम सिकंदर साहब जो है, राना सिकंदर साहब, वो सैलाब के अंदर जो है वो लोग डूब रहे थे। जलालपुर पीरवाला में लोग मर रहे थे, मवेशी उनके डूब गए थे, वो बेरोज़गार हो गए थे, और वो वज़ीर आला जिंदाबाद के भी नारे लगा रहे थे। फिर उन्होंने जो सीनियर वज़ीर का भी नारा लगाया, उनकी जिंदाबादी का भी, और फिर पीछे से किसी ने राना सिकंदर साहब की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उनके भी जो है फलक शगाफ जो है वो नारे लगाए गए। मतलब वज़रा की तो सीरियसनेस ये थी कि जो है वो वहाँ पर नारेबाजी और उसकी अपना सियासी जो है उसको कैच करने का जो है वो सूरत हाल नज़र आ रही थी। इस जलालपुर पीरवाला के अंदर अगर हम बात करें तो उसको वहाँ की ये सूरत हाल थी कि वहाँ पर शहर के अंदर तो हुकूमत हमें नज़र आ रही थी, मगर जो नवाक थे, जो देहात थे, जो ज़्यादा जहाँ पर नुकसान हुआ वहाँ पर हुकूमती मशीनरी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वहाँ पर अगर कोई काम कर रहा था तो वहाँ खिदमत फाउंडेशन काम कर रही थी। अच्छा। वहाँ फलाह इंसानी जो जमात दावा की है वो वहाँ पर काम कर रही थी, और इस तरह दीगर जो फाउंडेशंस थी वो काम कर रही थी। मैं खुद जो है वो जलालपुर पीरवाला गया यही सूरत हाल देखने के लिए,
तो पूरे उस एरिए के अंदर मुझे कोई जो है वो हुकूमती कैंप जो है वो नज़र नहीं आया, हुकूमत की जानिब से खाना तकसीम होता हुआ नज़र नहीं आया। और रेस्क्यू 1112 की सिर्फ एक कश्ती जो थी वो लोगों को वहाँ पर रेस्क्यू करती है। रेस्क्यू का मतलब इनखलाब हो चुका है। अब वहाँ चौधरी साहब सैलाब ज़दगाह के वो घरों के अंदर जो है, जो उनके घर डूबे हैं, वहाँ पर वो लोग बैठे हैं। वहाँ पर एक चोरी चकारी का भी बड़ा एक मसला है। वहाँ पर लोगों की जुनैद, आज जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन थी, आप गए, जो उम्मीद थी उससे बिल्कुल ऑपोजिट। मैं वो तो मजीद मैंने आपसे ये पूछना है और ये भी पूछना है कि जब ये लोग जब जाने लगे हैं तो इन लोगों को एक टाइम लिमिट दिया गया था कि 1 महीने तक कहा जाएगा, लेकिन उनको 10 दिनों के अंदर ही कहा कि आप लोग। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। मैंने ये बात करनी है, मगर हाँ, वक्फा बहुत ज़रूरी है। इस टाइम वक्फे का टाइम है, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं जुनैद से बात कर रही थी कि ये कहा गया कि महीने का आपको टाइम दिया जाएगा सैलाब मुतासरीन को, कि आपने एक पूरा महीना रहना है, ठीक है। और ऐसा हुआ कि 10 दिनों के अंदर उनको कहा कि आप लोग अब यहाँ से चले जाएं। वो कहते हैं हमारी ना चारपाइयाँ खींचने लग गए हैं। इस वाक़े में किस हद तक सच्चाई है? चौधरी साहब आप भी बताइएगा और जुनैद साहब आप भी बताइएगा। मीडिया का काम है मोस्टली ये खबर, मीडिया ये नहीं देता कि कुत्ते ने बंदे को काट लिया, मीडिया देता है बंदे ने कुत्ते को काट लिया। तो आपसे कोई खैर की तवक्को तो इतनी नहीं की जा सकती। मीडिया ने हमेशा नेगेटिव भी दिखाना होता है, उसमें भी पॉजिटिव पहलू होता है कि इस सर्विसेज को बेहतर किया जाए। ये पॉजिटिव आपने जो बात की, कोई शिकायत होगी या जो मैंने खुद देखा, मैं खुद तकरीबन 10 दिन से जा रहा था, कैंपों में जा रहा था। मैं कोई हुकूमती टीम के पास नहीं गया। मैंने जितने भी डेली 1500, 1000, 2000 बंदों का खाना लेकर जाना, राशन लेकर जाना, मैं किसी हुकूमती बंदे, वज़ीर या उसके पास नहीं गया। कैंपों में गया। मैं एक बात अप्रिशिएट करूँगा, जो मैंने कैंप देखा जो गवर्नमेंट स्कूल में था इधर मुल्तान रोड पे, वहाँ 6000 लोग थे। अच्छा मैनेज हुआ था। उसमें जावेद खां और करीम बख्श साहब एडिशनल जो हमारे कमीशन है वो इंचार्ज थे। मैं तारीफ़ नहीं करता, बहुत अच्छा मैनेज हुआ था। और एक एक कैंप के लोगों के नाम भी दर्ज थे और वो वाकई सैलाब ज़दगाह लोग थे। गलती क्या हुई है मैं आपको बताता हूँ। गलती ये हुआ है, जब इतना पानी आ गया था, इतना वसी एरिया हो गया था, इनको हेली सर्विस डे 1 से शुरू कर देनी चाहिए थी। वहाँ लोगों को कम से कम फूड उनके घरों में पहले दिन से पहुँचना शुरू कर दिया था। और वहाँ से जब सैलाब आ रहा था तो कश्तियों का यहाँ बड़ा कमी थी। कश्तियाँ भी दी थी। कश्तियों में मेरे पास जमात दावा वाले भी आए, मैंने भी पैसे दिए। अच्छा, जैसे बता रहे हैं चौधरी साहब, बेहतर हो सकता था, बेहतर काम, लेकिन हुआ है। ये जुनैद भाई कह रहे हैं बिल्कुल नहीं। बीबी मरीम ने बड़ी कोशिश की है, इंतज़ामिया ने कोशिश की है, मिनिस्टर भी आके इसलिए बैठे रहे हैं भी चलो इंतज़ामिया पे प्रेशर रहेगा, लोग काम कर, किया है काम, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत किया है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि शबाशी वाला दौर वो याद ताज़ा नहीं हुई या कुछ बेहतर हो सकता था, लेकिन बेहतरीन काम हुआ। फूड का, खुराक का, 2-3 चीज़ों पे अब तवज्जो देने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करूँगा। एक तो करप्शन कहाँ होगी अब ये मसला होगा कि जब नुकसानात के अजाले के लिए जब सर्वे होगा ना, उसमें कोई अपना पराया मुसम्मलिकी गैर वोटर दूसरा उसका तफरीक ना की जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो फूड तकसीम हुआ है या लोगों को फूड दिया जा रहा है उसकी भी सही कैलकुलेशन होनी चाहिए। और वो लोगों को जो सप्लाईज हुई हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे महकमा नार वाले करते हैं जी, जितना बंद था, जितनी मिट्टी दरिया में बह गई, पत्थर बह गया, उसका कोई एस्टीमेट। अच्छा जुनैद, ये जो चौधरी साहब ने बात की है, माना गवर्नमेंट ने बहुत अपना पूरा हक अदा किया, हर तरह से तामुन किया, क्या आप इस बारे में कहना चाहेंगे कि हर दफ़ा मीडिया को ही पॉइंट आउट किया जाता है और कहा जाता है कि मीडिया ही गलत खबर पहुंचाता है,
क्या आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे? क्या आपने नहीं, ऐसी सिचुएशन देखी नहीं? इसमें ये है कि यकीनी तौर पर हम ये तो नहीं कहते कि हुकूमत ने बिल्कुल वो कोई काम नहीं किया और वो हुकूमत हाथ पे हाथ रख के बैठी रही। अब मगर जो तमाम शिकवे होते हैं, जो तमाम शिकायतें होती हैं, वो हुकूमत से होती हैं। हुकूमत से हमेशा बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करने की उम्मीद होती है। उसकी वजह ये होता है कि हुकूमत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, हुकूमत के पास इनफरादी क़ुव्वत भी होती है और हुकूमत के पास वसाइल भी होते हैं। मैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप देखें कि ये जो हमारी NGOs हैं मुख्तलिफ, वो अवामी फ़ंड से जो है वो हुकूमत से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। मिसाल के तौर पे अभी एक बार जिस तरह चौधरी साहब ने खुद बात की मरकज़ी मुस्लिम लीग की, अल-खिदमत फाउंडेशन की, इस तरह दीगर फाउंडेशंस की, हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आला की जानिब से 25-25 करोड़ रुपया हर ज़िले के अंदर दिया जा रहा है रिलीफ के कामों के, रेस्क्यू के कामों के लिए, रिलीफ के कामों के लिए। ये उस वक्त दिया जा रहा है जब इनखला का अमल मुकम्मल हो चुका है, अब लोगों ने वापसी जाना है। अच्छा, क्या ही बेहतर होता कि हुकूमत जो है वो इस हवाले से कोई प्लानिंग करती और देखती कि मेरी हुकूमती मशीनरी ने कितना काम किया है, और जो मुख्तलिफ NGOs हैं या मुख्तलिफ जो बड़े फलाई इदारे हैं जो डिज़ास्टर के हवाले से जो अपनी मदद आपके तहत या अवामी वसाइल के तहत बाहर निकलते, उन्होंने कितना काम किया। अगर हुकूमत उनको दे देती, फ़ंड्स में कुछ ना कुछ शेयर कर देती, तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेते हुकूमत के उस बिहाफ में। चौधरी साहब ने कहा कि कश्तियों की कमी का सामना था। मैं अर्ज़ ये करूँ कि मैंने उस पूरे टाइम के अंदर सिर्फ 2 कश्तियाँ देखी। एक कश्ती रेस्क्यू 111-2 के दरे, अब वो ज़ाहिर पूरे सैलाबी एरिया के बाहर खड़ी थी और एक अंदर, सिर्फ एक बार। अब अल-खिदमत फाउंडेशन हो या दीगर फाउंडेशन, उन्होंने वही कश्तियाँ किराए पर लेकर, जो आम लोग चलाते थे, किराए पर लेकर सर्विस दे रहे थे लोगों को। क्या ये हुकूमत नहीं कर सकती थी? 40-40 हज़ार ऐसा है कि 2 जी कश्तियाँ? जी, यही मैं बता रहा हूँ, 40-40 हज़ार 200 कर लें, 2 ना करें। अच्छा सर, जलालपुर पीरवाला में मैं आपको आपके साथ जाने में मुझे ज़्यादा खुशी होगी, और मैं आपको ठीक है जुनैद, आप ये जलालपुर की बात कर रहे हैं जहां आपने सिर्फ 2 कश्तियां देखी, रेस्क्यू 111-2 रेस्क्यू 111-2 की, इसी वाले से बात मतलब करती हूँ। हुकूमत की। लाइव कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर। जी अभी जुनैद साहब जो बात कर रहे थे, अजीज़ रहमान अंसारी बात कर रहा हूँ मैं, जनरल सेक्रेटरी मुल्तान शहर की चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स का। जुनैद साहब अभी बात कर रहे थी कि जो हमें मतलब जो तामुन है हुकूमत की सतह पे, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स रोज़ाना की बुनियाद पर जलालपुर, पीरवाला, शुजाबाद, हेड मोहम्मद वाला को हमने पीछे कर दिया क्योंकि वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए। जलालपुर की तरफ हमारा तकरीबन पिछले 7 रोज से रोज़ाना खुशखा राशन और खाना वगैरह वहाँ पर जा रहा है, और हफ्ते वाले दिन से इंशाल्लाह ताला जो मुतासरीन अपने घरों को जा रहे हैं, हम इंशाल्लाह उन्हें नकद की सूरत में भी पैसे देंगे। खैर शफीक साहब जो हमारे कायद हैं पाकिस्तान भर के ताजरों को, उनकी हिदायत पर मेरी गुजारिश सिर्फ ये है, जो जुनैद साहब ने बात की, मैं उसको आगे बढ़ाते हुए कि इत्तेफाक ऐसा है कि हम जब वहाँ पर खाना तकसीम या राशन तकसीम के लिए जाते हैं तो हमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती वहाँ पर। बाद तो ऐसा होता है इरेलीवेंट लोग जिनका ताल्लुक ही कोई नहीं सलाब से, वो आके लूटमार शुरू कर देते हैं। 2 दिन पहले थाना जलालपुर सदर की अंदर हमने गाड़ी खड़ी की, वहाँ पर ये काम हो रहा था, तो एक गेट खोला हुआ था, वहाँ से वो मुतासिर आ रहे थे तो वो लाइन में थे, लेकिन अगले रोज ऐसा हुआ कि दूसरी साइड से भी गेट खोल दिया गया और फिर वहाँ पर जो कुछ हुआ हमारे लिए बड़ा परेशान थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी जुनैद, क्या कहना चाहेंगे इन्होंने जो बात की है? जी इसके लिए ये मेरे भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत सारे अदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, हम खुद गए थे, हम जाते हैं तो मुझे वो आर्मी वालों ने एक बात बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी जब से हम आ गए हैं ना, जो सलाब के अंदर लोग हैं ना, वहाँ आप ना जाएं, जो कैंपों में लोग हैं उनको खाना दें जाके। ये हम उन्हें खुद कंट्रोल कर लिया। ये बात उनकी ठीक है। जो बांध पे या नहरों के किनारों पे या सड़कों पे लोग बैठे हुए हैं ना, वो दूसरे वहाँ के मुतासरीन नहीं है, वो कोशिश करते हैं कि खुराक शराक उनको मिल जाए। तो इसका बेस्ट तरीका है कि जो गवर्नमेंट के कैंप बने हुए हैं, जैसे एक जलालपुर जो स्कूल मुल्तान रोड पे है, 5-6 हज़ार लोगों का कैंप है, तो वहाँ जाएं, वहाँ से पूछें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, और उसकी डिमांड के मुताबिक हस्ब तौफीक उनको जाकर वहाँ दें। बल्कि अपने हाथ से मैंने खुद एक कैंपे में जाकर अपने हाथों से उनको, बीबियों को या बहनों को या लोग थे, बच्चे थे, उनकी ज़रूरियात के मुताबिक वो दिया।
अगर आप ऐसे ओपनली जाएंगे तो डेफिनेट लोग ये हादसा नहीं, होते चौधरी हैं। साहब जैसे आप बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो दरिया के किनारे पे लोग बैठे हैं वो मुतासरीन नहीं है, वो और लोग नहीं ऐसे नहीं, खाने दरिया के के लिए आए हैं। किनारे पे ऐसे लोग नहीं बैठे, जो हर जगह पे कैंप एस्टेब्लिश हुए हुए हैं, कैंप बने हुए हैं, ठीक है, जहाँ ठीक मुतासरीन है। है ना, उन लोगों को गवर्नमेंट ने उठा के रेस्क्यू करके कैंपों में लाया, और कैंपों में हर कैंप के अफराद की लिस्ट बनी हुई है, नाम ठीक है, बने हुए हैं। ठीक है। जो वैसे लोग गाड़ियों को देख के इकट्ठे हो जाते हैं कि जी वो ये खुराक वाली गाड़ी आती है, ठीक है। तो वो मुतासरीन नहीं ठीक है। है चौधरी साहब, इधर से ही मैं कंटिन्यू करूंगी। जुनैद, आपसे भी इसी हवाले से मजीद बात करूंगी। इस टाइम वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ जुनैद हैं और चौधरी साहब मौजूद हैं, और हम बात कर रहे हैं सैलाब के हवाले से। बात कर ली है सैलाब के हवाले से बहुत ज़्यादा कि किसने क्या काम किया। अब हम ज़रा बात करते हैं कि आजकल जो बड़ा करंट इशू चल रहा है सऊदी और पाकिस्तान के मादे का, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, हरमैन शरीफैन की हिफाजत हो और मुस्लिम उम्मा का इकट्ठ हो, और मुस्लिम जो ममालिक हैं उनके अंदर जब भी कोई ऐसा कुछ होता है और ख़ास तौर पर इकट्ठे होते हैं, कोई मुआहदा होता है, तो वो यकीनी तौर पर बड़ा ही खुशी का लम्हा भी होता है, और वो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए गाइडेंस भी होती है। ज़ाहिर है हमारा जो मरकज़ है, हमारी जो हिदायत का मरकज़ है, वो है जो है वो मक्का मुअज़्ज़मा, और जो है वो खाना काबा जो है वहाँ से वहादत का पैगाम भी आता है, और वो उम्मत के लिए एक जो है वो रहनुमाई के लिए भी वो मकाम। तो यकीनी तौर पर ये तो डेफस से था कि हरमैन शरीफैन की जो हिफाजत है वो हर मुसलमान पर जो है वो फ़र्ज़ है, उसका ईमान का हिस्सा होनी चाहिए। अब जो ये जो मुआहदा हुआ है कि सऊदीया पर जो हमला है वो पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर होगा, और पाकिस्तान पर जो हमला है वो सऊदीया पर तसव्वुर होगा। इस मुआहदे को आप इस नोयत से देखें कि उम्मत पर जो हमला है वो जो है वो तमाम मुसलमानों पर हमला साबित होगा, और इस जो है इस मुआहदे से बहुत बड़ी तक़वियत भी मुसलमानों को मिली है, और मुसलमानों का जो मोराल है वो भी बुलंद हुआ है। यकीनी तौर पर इस मुआहदे से जो है वो फ़लस्तीन हो, वो गज़ा हो, उनके मुसलमानों, उनके जो रहने वाले हैं, उनके बाशिंदे जो हैं, उनके जो मज़लूम हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई इसके अंदर निजात और खैर की जो है वो खबर होगी। ठीक है, हमारे साथ इस टाइम लाइव कॉलर मौजूद हैं अहमद मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की बहुत तारीफ करता हूँ, माशाल्लाह हमें बहुत पसंद आता है, और आप आवाज़ बुलंद करते हैं, इस पर हम आपको खराज तस्लीम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी, बताइएगा। जी, और मेरा ये सवाल है कि हम बेरोजगार लोग हैं और तालीम भी हासिल की है, लेकिन हमारी तालीम को हमारे जो हुक्मरान हैं वो हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनते। हमारे हर तबके के नौजवान, हमारे हर घर में बेरोजगारी है, न कोई नौकरी है, न बिल्कुल मामलात बन रहे हैं। परेशानी इतनी है कि हर बंदा सोचने से भी बिलाता रहे। जी जी, और ये हुकाम बाला तो हमारे नौजवान क्योंकि मुल्क का सास हैं, उनके लिए ये रोजगार बहुत अहम चीज़ है। जी चौधरी साहब, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये बात बच्चे की बिल्कुल ठीक है, और लेकिन मसला ये है कि ये आलमी मसला बन गया है। बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग इल्म हासिल करके वो घर बैठे हुए हैं, नौकरियां तो गवर्नमेंट ही दे नहीं सकती। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा ज़ोर देती है कि टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाया जाए, ताकि लोगों को अपना रोज़गार, अपने कमाने के सिलसिले में वो आसानियाँ पैदा हो जाएं। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा, मुझसे रब्ता करें, अगर प्राइवेट कोई जॉब चाहिए तो मैं इंशाल्लाह इनकी हेल्प करूँगा। दूसरा, आपने बड़ा अच्छा जो बात की सऊदी अरब और पाकिस्तान वाले मुआहदे की, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की सफारती और अस्करी डिप्लोमेसी की। अच्छा, बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा शबाशी साहब को, इसहाक डार साहब को, उनकी पूरी टीम को, और जनरल आसम मुनीर साहब को जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, उनको। ये क्यों मुमकिन हुआ?
एक तो इसका तारीखी पस मंज़र भी है। मुमकिन इसलिए हुआ कि लोगों ने देखा कि ये आपने से 5-7 गुना बड़े मुल्क को इन्होंने 4 घंटे में लंबा कर दिया, जो बहुत कहता था कि जी। और आपको एक बात बताऊं कि जब हमारे साथ जंग हो रही थी तो कुछ खलीजी ममालिक का मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने हमें ये बात की कि जी आप वो इंडिया ने जो वार किया है कि उस पर न दे, जवाब न दे। तो मैं सलूट करूंगा जनरल आसिम मुनीर साहब को, उन्होंने कहा जी हम जवाब ज़रूर देंगे। उन्होंने खलीजी ममालिक ने कहा जी उसको गज़ा बना देंगे आप लोगों को, पाकिस्तान को, नौज़ अल्लाह न करे। तो जनरल साहब ने कहा कि जी हम आपको नहीं कहेंगे। तो देखा ना, हमेशा जुर्रत, हिम्मत और क़यादत जब अच्छी होती है, शबाशी साहब और पूरी कौम एक पेज पे थी, आर्मी के साथ थी, और हमने उनको 4 घंटे में लम्बा कर दिया। ये मुआहदा कोई पहला नहीं है। मैं आपको बताऊं, पहले 51 में सबसे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये मुआहदा एक हुआ था 51 में। उसके बाद फिर 67 है उसमें मुआहदा हुआ था, अस्करी मुआहदा कि आर्मी की ट्रेनिंग का, आर्मी एक दूसरे की तरबियत का और एक दूसरे की अस्करी तबादला ख्याल का, टेक्नोलॉजी का। और 68 में आपको ये बड़ी तारीखी बात है, 68 में सऊदी अरब ने जो इंस्ट्रक्टर थे जो बरतानिया से आए हुए थे, वो तरबियत देते थे इनको, फ़ज़ाइया को, बरी और बहरी लिहाज से जो इनके शोबे हैं, तो उनको 68 में सऊदी अरब ने वापस कर दिया और पाकिस्तान से ये जो सर्विसेज हासिल की थी। ये एक तारीखी पसी मंज़र है। अब ये मैं समझता हूँ कि इस मुआहदे के बाद ग्रेटर इसराइल वाला जो उनका मंसूबा है वो नाकाम हो जाएगा इंशाल्लाह। और देखिए, हमारा और सऊदी अरब का और उम्मत मुसलमान का जो दुश्मन, मुश्तरका दुश्मन है, वो इसराइल है। अब इंडिया के साथ भी उनके ड्रोन इसराइली खुद आकर ऑपरेट करते रहे हैं। हमने इसराइल को यहाँ भी शिकस्त दी, हमने ये जो यूरोप की टेक्नोलॉजी थी उसको शिकस्त दी, हमने उनके 6 त्यारे गिराए, राफेल गिराए, ये सब कुछ किया। तो अल्लाह ने जितनी इज्जत आज इस कौम को दी है, एक तो मेरी बहादुर फौज की वजह से जी, और साहब एक आप ठीक कह क़यादत रहे की हैं, वजह बिल्कुल से। ऐसा ही है। हमारी फौज हमारे साथ है, फिर किस चीज़ का डर। हम बात कर रहे हैं इसके हवाले से बल्दियाती जो इंतखाबात हैं, इसमें ताख़ीर क्यों हो रही है, क्या कहना चाहेंगे जनाब? बिल्कुल, ये बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर की और हर हुकूमत इससे खौफज़दा की होती है, इसका जवाब तो चौधरी साहब देंगे। मगर मैं ये सिर्फ इतना बताऊँगा कि अगर बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाब हों और बल्दियाती बॉडीज़ मौजूद हों तो अवामी मसाइल आवाम की दहलीज़ पर हल होते हैं। ख़ास तौर पर जो मेंबरान असम्बली हैं, जो हमारे अरकान असम्बली होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ जो है वो कानून साज़ी होती है। बल्दियाती इदारों की और बल्दियाती नुमाइंदों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो आवाम की दहलीज़ तक उनकी सहूलियात भी आप पहुँचाएँ, उनके मसाइल भी हल करें, और जो अरकान असम्बली हैं वो सिर्फ कानून साज़ी तक महदूद रहें। मगर चूँकि इख्तियारात बाँटना और इख्तियारात को तकसीम करना और इख्तियारात को निचली सतह पर लेकर जाना, ये एक बड़ा दिल गुर्दे का काम होता है और एक बड़ा इसके लिए ज़र्फ़ भी रखना पड़ता है और एक बड़ा दिल भी रखना पड़ता है। मगर हमेशा जब भी कोई जमात अपोजिशन में होती है तो वो बल्दियाती इंतखाब की भी बात करती है, बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात देने की भी बात करती है। मगर जैसे ही वो जो हुक्मरान बनते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, तो वो फ़ौरन इस पर सबसे पहला यू टर्न ये लेते हैं और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक लंबी चुप और लंबा चैन और लंबा सुकून लिखते हैं। हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के दौर में मुस्लिम लीग नून का जब मेयर था और वो जब अदालत ने उनको दोबारा बहाल किया, तो हमने देखा कि मेयर मुल्तान जो होता है उसको फादर ऑफ द सिटी कहते हैं, कहा जाता है। फादर ऑफ सिटी जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कमरा लेने की जो है वो उस पोजीशन में मिली था और उसको एक कमरा अपने बैठने के लिए लेने के लिए भी बाकायदा एक जंग करनी पड़ी, अपने कारकुनान के साथ आना पड़ा और उसे कमरे का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसका
हेड वो मेयर मुल्तान था और जो फादर ऑफ सिटी कहलाता था, उसको वो कमरा लेने के लिए भी बाज़ोर बाजू उसके ऊपर कब्ज़ा करना पड़ा। तो ये सूरत हाल है। बल्दियाती नुमाइंदे अगर इलेक्शन कराए भी जाते हैं तो उनको अख्तियारात नहीं दिए जाते, यहाँ तक कि सफाई सुथराई के जो अख्तियारात थे वो भी वापस ले लिए गए। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि जब तक बल्दियाती नुमाइंदे फ़ाल नहीं होते उस वक्त तक जो है वो ये सूरत हाल ऐसे ही हमें नज़र आएगी। अगर ख़ास तौर पर अब भी अगर बल्दियाती इदारे फ़ाल होते, बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद होते, अब जो ये सर्वे होने जा रहा है सैलाब मुतासरीन के लिए, उनको आपने हुकूमत कहती है कि उनको पैसे देने हैं, तो ये सबसे बेहतरीन और सबसे जो आइडियल ये था कि जो आपका गली मोहल्ले का नुमाइंदा है, जो गली मोहल्ले से मुंतखब हुआ है, वो बेहतरीन बता सकता है कि इस शख्स की ये पोजीशन है और इस शख्स की ये पोजीशन है। अब आप दोबारा से सारा ये निज़ाम चूँकि मौजूद नहीं है, सारा ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम पर जाएंगे, फिर वही पटवारी, वही तहसीलदार, वही एसी और वही सदर और वही सब कुछ, और वही इसी हवाले से आवाम जो है वो धक्के खाने पर मजबूर होगी। किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, किसी की सिफारिश होगी, किसी की पर्ची होगी, किसी का जो है वो नोट चलेगा। तो ये सब एक जो है वो मसाइल हैं। अगर बल्दियाती निज़ाम हो और बल्दियाती नुमाइंदे हों तो मसाइल जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो हल हो सकते हैं। ठीक है चौधरी साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, और ये इसी का मज़ीद आपसे जवाब लूँगी वक्त ब्रेक का। मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी साहब से मेरा सवाल था कि बल्दियाती इंतखाबात में जो ताख़ीर है वो क्यों है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत जुनेद अनवर ने बात की है। बल्दियाती इलेक्शन या बल्दियाती नुमाइंदे ही ये नर्सरी होती है पाकिस्तान की सियासत की। बदकिस्मती जैसे जुनेद भाई ने कहा रही है, किसी भी मोस्टली बल्दियाती जो अदारे हैं उनको कभी उनकी मुद्दत पूरी करने ही नहीं दी। अभी रिसेंटली जो पीछे बल्दियाती सेटअप था, छोटे भाई मेरे मेयर थे मुल्तान के, तो 2 साल हमारे पीटीआई की गवर्नमेंट ने मुअत्तल कर दिया अदारे और दर बदर की अदालतों से ठोकरें खाते रहे और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने बहाल नहीं किया। अच्छा, ये बल्दियाती अदारों के साथ ये हशर होता है। एक्चुअली बल्दियाती अदारों को मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि हर गवर्नमेंट ने इन अदारों को अपने लिए और अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक जो कानून बनाया ना, जो असल इसकी रूह थी ना, वो हट गया उससे। वो सिर्फ मुशर्रफ से जितना बड़ा हमें इख्तलाफ है बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन जो उन्होंने बनाया था, जो सिस्टम नाज़म दौर का था, वो बड़ा पावरफुल था और ग्राउंड रियलिटी को मद्देनज़र रख के बनाया गया था। अब मैं जब मिनिस्टर था तो मैंने एक मीटिंग में गया, तो वहाँ ब्यूरोक्रेसी बल्दियाती सिस्टम बना रही थी और अब मैं अवामी नुमाइंदे उसमें कुछ भी नहीं थे। मैंने कहा जो ये सिस्टम बनाएंगे हमें पता क्या बनाएंगे, तो इसलिए उसके समरात भी नहीं आ रहे। बल्दियाती इलेक्शन अब बल्दियाती अदारे होने चाहिए। मैं अपनी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा जितनी जल्दी हो सके बल्दियाती अदारों, या तो पिछलों की 2 साल लिमिट है या उनको बहाल कर दें या नया सेटअप लाएं ज़रूर। ये बेशक बुनियादी हक है पाकिस्तान के अवाम का, पंजाब की अवाम का, और बेशक ज़रूरियात जो नीड है ना, गली सफाई, महल्ला, पानी, ये चीज़ें ये बल्दियाती नुमाइंदे ही बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं, लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। और एक और गुजारिश करूँगा कि बल्दियाती अदारों को कभी भी ब्यूरोक्रेसी के अंडर ना किया जाए। ये जो है ना, हम मेयर का भी हमारा तजर्बा है कि हमने देखा है कि वो जो रूह होती है ना बल्दियाती अदारे की, वो मसख हो जाती है। कम अज़ कम इनको जितने बेशक ज़रूरियात की जो अदारे हैं वो कम अज़ कम मेयर के अंडर हो या डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के अंदर हो, या जो भी सिस्टम बनाए उनको मजबूत करेंगे तो ये पार्टियां भी मजबूत हो जाएंगी, उनके वर्कर भी मजबूत होंगे और लोगों को रिलीफ भी मिलेगा। ठीक है जुनैद, मेरा आपसे ये सवाल है कि हुकूमत इख्तियारात निचली सतह पर देने में क्यों हिचकिचाती है?
यकीनी तौर पर ये जो है वो जिस तरह चौधरी साहब ने भी बात की और इसी बात को हम आगे बढ़ाएं कि ये हर हुकूमत का एक प्रॉब्लम होता है। अपोजिशन में जब आप होते हैं तो वो आपकी सोच कुछ और होती है, जैसे ही आप इक़्तिदार में आते हैं तो फिर आप जो कि ब्यूरोक्रेसी के जो है वो नरगे में आ जाते हैं और आपको ब्यूरोक्रेसी और जो है वो आपको प्रोटोकॉल जो है वो फिर आपको इख्तियारात जो है मज़ीद अपने तक समेटने पर महदूद रखता है। चौधरी साहब ने भी सब बात की कि ये जुल्म है कि हमारी जो सियासी नर्सरियाँ थी, जहाँ बल्दियाती इदारे नर्सरी थे कि लोग वहाँ से अपनी सियासत का आगाज़ करते थे। बहुत सी ऐसे मिसालें कि कौंसलर मुंतखब हुए और उसके बाद वो वज़रा भी बने, स्टार्ट उन्होंने वहाँ से लिया। वहीं पर दूसरी एक जो नर्सरी थी सियासी, वो थी तलबा यूनियंस, मतलब जहाँ ना तलबा यूनियंस पर पूरी पाबंदी है, तलबा यूनियंस को भी जो है वो फ़ाल नहीं होने दिया जाता, उनको भी जो है वहाँ पर भी इलेक्शन नहीं है, वहाँ पर भी कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, तो जिसकी वजह से वहाँ से भी एक लीडरशिप का फुकदान है कि वो लीडरशिप जो है इस मुल्क के लिए तैयार नहीं हो रही। वहीं पर दूसरी जगह बल्दियाती इदारे भी ऐसे ही हैं कि वहाँ पर ना इलेक्शन करवाए जाते हैं, उसको एक प्रोसीजर होना चाहिए, हर 3 साल हर 5 साल बाद जो भी उसका टाइम फ्रेम रखा जाए, उसके बाद एक जो है कुदरती तौर पर जो है उसका इंतखाबात होने चाहिए। जब ये इदारे फ़ाल होंगे, जब ये तंजीमें, ये यूनियंस जब होंगी, तो लोग अपने मसाइल जो है वो मकामी सतह पर ही हल कराने में कामयाब होंगे। अब आप एक देखें कि जहाँ एक काउंसलर है वो आपके दरवाज़े पर आपका आकर आपका बेफाम भी बना जाता है, वो आपके दरवाज़े पर आके आपकी कुंडी खटका कर ये भी पूछ लेता है कि सफाई वाला अमला यहाँ आया था, वो आकर आपका जो है वो दीगर जो मसाइल हैं वो उसको दुरुस्त करा देते हैं। अगर वो बाख्तियार नहीं होगा, अगर निज़ाम मौजूद नहीं होगा, तो आपको डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के धक्के खाने पड़ेंगे, आपको दीगर जो है वो महकमों के धक्के जो है वो खाने पड़ेंगे और काम आपका फिर भी नहीं होगा। और उसके साथ साथ ये ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी बर्डन आता है, क्योंकि देखें एक काम जो है वो गली मोहल्ले पर हल होने वाला है, मगर जब वो काम वहाँ पर हल नहीं होगा, वो दफ्तर में जाएगा, वहाँ पर भी बर्डन बनेगा और काम कुछ भी नहीं होगा। तो हमारी चौधरी साहब के तवस्सुत से जो है वो हुकूमत से भी यही अपील है, वज़ीर आला से भी यही अपील है। अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पहले भी मुस्लिम लीग नून ने इंतखाब कराए, तो जब बल्दियाती इंतखाब कराए तो अक्सरियत उनके भी मेयर मिले। चौधरी अब्दुल मुल्तान की बात की जाए तो चौधरी नवीदुल हक कराई, जो कि चौधरी साहब के छोटे भाई हैं, वो मेयर मुल्तान मुंतखब हुए। बिलाशुबा वो काम को और भी बेहतर किया जा सकता था, उनकी जानिब से भी कोताहियाँ हुई। हमने देखा कि बल्दियाती निज़ाम जिस तरह मुतहर्रिक होना चाहिए था वो मुतहर्रिक नहीं था, मगर फिर भी किसी हद तक जो है वो उनकी पकड़ दकड़ मुमकिन इसलिए थी क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे थे, वो अवाम से मुंतखब होकर आए थे। उनसे लोग सवाल कर सकते थे कि भाई आपको वोट दिया था, आप मेयर हैं या आप चेयरमैन हैं, तो आपने वो क्यों वो जो है वो हल नहीं करे। मगर अब वो बात जो है वो मुकम्मल उल्ट है। ठीक है जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका, और चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और अब इस टाइम वक्त तो ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं मोहम्मद ताहिर नईम, जो कि यूनिट मैनेजर एग्री सर्विसेज हैं, और हमारे साथ डॉक्टर साजिद फरीद मौजूद हैं, जो कि सेक्शन मैनेजर हैं एग्री सर्विसेज के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। थैंक यू जी, वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम, खैरियत बहुत से हैं? शुक्रिया जी, थैंक यू। ताहिर साहब, मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि जो फौजी फर्टिलाइज़र्स का तारुफ है, ये कौन सी खादें बना रहे हैं, और मुल्क की तरक्की में इसके जो किरदार पर रोशनी अगर डालें तो क्या कैसे डालेंगे? फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जी बुनियादी तौर पर एक खाद बनाने और बेचने वाली, इट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग कंपनी इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी खाद बनाने वाली कंपनी है ये। इसमें हमारे यहाँ जो काम का आगाज़ था कंपनी ने 1978 में किया, और उस वक्त चूँकि पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र का ट्रेंड इतना ज़्यादा नहीं था और मुल्क में खादों की ज़रूरत थी, तो फौजी फाउंडेशन ने बेसिकली ये ज़िम्मा अपने सेरे लिया। अच्छा। और फौजी फर्टिलाइज़र बेसिकली फौजी फाउंडेशन का ही एक समझें कि ज़ैली इदारा है, और इसके तहत हमारे जो प्लांट्स हैं इस वक्त वो गोटमाची में 2 यूरिया के प्लांट्स, इसी तरह बाद में फिर मीर पर माथेलो में एक हमारा नेशनल प्लांट होता था, वो फौजी फर्टिलाइज़र ने एक्वायर किया, तो वहाँ पे यूरिया खाद जो है वो बनती है। इसी तरीके से हमारा एक प्लांट जो डीएपी खाद बनाने वाला है वो कराची में पोर्ट कासिम के मकाम पे है। तो बुनियादी तौर पे फौजी फर्टिलाइज़र जो है पाकिस्तान में जो हमारी फ़सलों की खुराक की ज़रूरत है
उसको पूरा करने के लिए खाद बनाती है, उसको बाहर से मंगवाती है और हमारे काश्तकारों तक उसको पहुंचाती है। और उसको पहुंचाने के लिए भी हमारा एक पूरा नेटवर्क है, एक सिस्टम है कि जिसके तहत मुल्क भर में हमने एक डीलर नेटवर्क कायम कर रखा है। उसके तहत ये जो काश्तकारों की ज़रूरत है वो इसके तहत पूरी कर सकती है। इसके साथ साथ फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है वो दीगर शोबा जात में भी अपना किरदार अदा कर रही है। कंपनी बाद में जो है फूड प्रोसेसिंग में, जिसमें हमारा एक इदारा है फ़ौजी फ्रेश एंड फ्रीज़ के नाम से, उसको खड़ा किया गया। उसका बुनियादी मकसद ये था कि जैसे आपको पता है कि काश्तकार अपनी जब प्रोड्यूस करता है तो उसकी प्रोसेसिंग करके और उसको बेहतर अंदाज में जो है वो मार्केट किया जा सके और उसको बेहतर जो रिटर्न मिल सके। तो उसमें फिर फ़ौजी फर्टिलाइज़र जो थी वो फूड में आ गई। इसके साथ साथ बैंकिंग में और एनर्जी में, इस तरह डिफरेंट तो सेक्टर्स ये में क्या जो है। फौजी जो फाउंडेशन के नाम से है, तो ये फौजियों के अंडर है? नहीं, फ़ौजियों के अंडर इस तरह नहीं, बेसिकली इट्स अ प्राइवेट कंपनी। अच्छा। उसका नाम ये है, उसमें ये है कि जो कि फ़ौजी फाउंडेशन आपको पता है कि एक वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स। तो ये इसलिए कायम की गई थी, जो हमारे शुहदा हैं और जो वैसे आर्मी से लोग रिटायर हो जाते हैं उनकी वेलफेयर के लिए पाकिस्तान के क़याम से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अब काम कर रही थी। तो ये जो एक इदारा है बेसिकली इट्स अ प्राइवेट कंपनी और रन बाय द प्राइवेट पीपल। उसमें यही है कि जो उसमें डिफरेंट, आपको पता है कि कंपनीज़ में फिर स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं। तो इस कंपनी के अंदर जो मेजर स्टेक होल्डर है वो हमारा फ़ौजी फाउंडेशन है और इसका जितना भी प्रॉफिट है या जो भी मुनाफा है वो सारा वेलफेयर के कामों के लिए ही जा रहा होता है बुनियादी अच्छा, तौर पे। तारिक साहब ये बताइएगा कि कंपनी खादें बनाने के साथ साथ काश्तकारों की फलाह के लिए क्या खिदमात अंजाम दे रही है? जी देखें, खाद को बनाना हम आगे चल के इस पे बात भी करेंगे कि उसकी ज़रूरत, उसकी अहमियत किस तरह से है, लेकिन उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करना और फिर उसके साथ साथ जो हमारा काश्तकार है, ज़ाहिर है उसका जो एक काम है कि उसने अपनी फ़सल को काश्त करना है, उसकी बिजाई से लेके उसकी बर्दाश्त तक उसकी फ़सल जो है वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रही होती है। तो खाद उसमें उसका एक हिस्सा है। किसी भी फसल को अगर हम देखें तो उसमें तकरीबन कुछ 40% किरदार जो है वो खाद के सही और मुतवाज़न इस्तेमाल का होता है। लेकिन वो मुतवाज़न इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता है और वो फसल की पैदावार को किस तरीके से ठीक कर सकता है, उसके लिए उसको रहनुमाई की ज़रूरत होती है। और उसी सिलसिले में कंपनी ने शुरू दिन से ही एक ज़री खिदमात का शोबा कायम किया। आज हम इसी खिदमात के शोबे के तहत यहाँ पर आपके पास भी हाज़िर हुए हैं। बुनियादी तौर पे इस खिदमात के शोबे का मकसद ये है कि काश्तकारों तक पहुँचा जाए और उनको उनकी फ़सल के हवाले से या उनकी काश्तकारी के हवाले से जदीद मालूमात से उनको आगाह किया जाए ताकि वो अपनी फ़सल की बेहतर पैदावार ले सकें। तो इस सिलसिले में इस वक्त हमारे 6 फार्म एडवाइजरी सेंटर है जिनको हम ज़री मशावरती सेंटर कहते हैं, वो पाकिस्तान भर में कायम किए हुए हैं हमने। और उसमें एक सेंटर इस वक्त हमारा मुल्तान में काम कर रहा है। फिर इन्हीं सेंटर्स के तहत हमारे ज़री माहिरीन जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगह पर तैनात हैं। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 29 के करीब ज़री माहिरीन जो हैं जिनका काम बुनियादी तौर पर सिर्फ ये है कि काश्तकारों को जो उनकी काश्तकारी है उसके हवाले से रहनुमाई फ़राहम की जाए। और इन सेंटर्स में जहाँ पे हम दीगर अमूर सर अंजाम दे रहे हैं वहाँ पे हमने मिट्टी और पानी के तजिए की लेबॉर्ट्रियाँ कायम कर रखी हैं ताकि उनके तजिए की रोशनी में जब काश्तकार अपनी खाद का इस्तेमाल कर रहा हो तो उससे बेहतर फ़ायदा जो है वो हासिल कर रहा हो। ठीक है, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या वजह है कि काश्तकार मेहनत भी करता है और खादें भी डाल रहे हैं लेकिन फिर भी जो मतलूबा पैदावार है वो हासिल नहीं कर पा रहे? जी जी, हमने ये देखा है कि साल साल की जब काश्त की है, हर बंदे की ये कोशिश होती है कि मेरी पैदावार में इजाफ़ा हो। तो पैदावार में जब इजाफ़ा होगा तो उसके हिसाब से आपकी ज़मीन से जो खुराकी अज्जा हैं उसी तरह वो डिप्लीट होंगे। मसलन मैं उर्फ़ आम में ये कहते हैं कि भाई आपने एक बैंक में अकाउंट खुलवाया है, उसमें आप जो है पैसे जमा ना करवाएं और निकलवाएं ज़्यादा, तो एक दिन क्या होगा कि अकाउंट ड्राई हो जाएगा, यानी आपका बैलेंस कम हो जाएगा। इसी तरह जब हम, हर बंदे की कोशिश है, पैदावार ज़्यादा है और हम फसल पे फसल लगाए जा रहे हैं, ज़मीन को रेस्ट नहीं दे रहे, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि न्यूट्रिएंट्स की डिप्लीशन ज़्यादा है और उसके अंदर जिस तरह ताहिर साहब ने कहा मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल कम है। जब हम उसके मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल नहीं करते और आपकी डिप्लीशन हो रही है, उस वजह से जो हमारी ज़मीन है उसके अंदर वो इस्तिताअत जो है वो कम हो जाती है। तो उस वजह से हमारे काश्तकार जो है उस तरह पैदावार हासिल नहीं कर रहे। दूसरी बात ये है कि जो मेन वजह है वो ये है कि कोई भी आप खुराकी अज्जा हैं उनकी दस्तयाबी का जो दारोमदार होता है वो नामियाती मादे पे होता है कि उसके अंदर जो नामियाती मादा है वो कितना है। नामियाती मादा बेहतर होगा, जो भी हम खाद इस्तेमाल करेंगे, जो भी न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करेंगे वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल होगा। अब हमारे काश्तकार यानी ज़मीन को हम रेस्ट नहीं दे रहे, उस वजह से क्या है
कि उसके अंदर नामियाती मादा, एक तो हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है जिसकी वजह से वो जल्दी जो है डिकम्पोज हो जाता है, और दूसरी मेन वजह यह है कि हम उसको रेस्ट ही नहीं दे रहे। उसके बाद उसकी एडिशन जो है वो हर बंदा, आप ये देखें कि अब जब कोई भी फसल काश्त होती है, जब वो हार्वेस्ट होती है, उसके बाद आपने देखा होगा लोग आग लगा देते हैं। हाँ जी। तो वो करना ये चाहिए कि अपने नामियाती मादा को बेहतर करने के लिए हम जो बाकियात हैं उनको ज़मीन के अंदर दबा दें, ताकि वो जो है ज़मीन के अंदर नामियाती मादा जो है वो बेहतर हो जाए। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें फिर आगे खादों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की जो है वो ज़रूरत है। अच्छा दार साहब, आप ये बताइएगा कि कई दहाइयों से खादें इस्तेमाल कर रहे हैं और इनकी जो अफादियत है तो उनको बढ़ाया कैसे जा सकता है? जी, मैं डॉक्टर साहब की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ कि बुनियादी तौर पे जब हम खाद की बात करते हैं तो 4 हम इसको कहते हैं कि इसके बुनियादी असूल, या 4 R's साइंसदान इसमें कहते हैं कि सबसे पहले तो ये है कि आपकी खाद का इंतखाब जो है वो ठीक होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जिस वक्त आप उसको इंतखाब कर लें तो उसकी मिकदार आपने सही तयन करनी है। तीसरी चीज़ ये है कि उसका वक़्त इस्तेमाल और तरीका इस्तेमाल हमने ठीक करना होता है। तो ये 4 ऐसे बुनियादी असूल हैं कि अगर हमारा काश्तकार इनके ऊपर सही तरीके से अमल कर ले तो जो पैसा या जो सरमाया वो खाद के ऊपर खर्च कर रहा होता है उससे वो पूरा फ़ायदा उठा सकता है। इसमें जो पहली बुनियादी बात है वो मतवाज़न इस्तेमाल की है। हमारा जो भी जितनी भी हम ये फसलें काश्त कर रहे हैं उनको मुख्तलिफ़ किस्म के खुराकी अज्जा की ज़रूरत होती है। उनमें से इस वक्त जो हमारे मुल्क में अगर हम देखें तो हमारे 5 खुराकी अज्जा ऐसे हैं कि जिनकी ज़मीनों में इस वक्त हमारे यहाँ कमी आ चुकी हुई है। उसमें पहला आपका नाइट्रोजन है, दूसरा फास्फोरस है, तीसरा पोटाश है, चौथा जिंक है और 5वां बोरान है। अब ये वो बुनियादी बात है जो हमारे काश्तकार को समझने की है। हमारे यहाँ अक्सर जो है इस चीज़ को लोगों की लाइल्मी समझें या अभी तक उसको इस तरीके से वो समझ नहीं सके कि उसकी खुराक को हमने किस तरीके से पूरा करना है। तो जो मैंने बात की ना कि आपके इंतखाब हमने किस तरीके से करना है, तो इंतखाब हमने ये करना है कि मेरी फ़सल को इनमें से किस चीज़ की ज़रूरत है उसके मुताबिक आप इंतखाब कर रहे होंगे। तो इंतखाब में जो एक हम सहूलत भी फराहम कर रहे हैं कि आप पहले ज़मीन का तजिया करवाएं, या फिर ये है कि आप आम सिफारिशात के मुताबिक इंतखाब करें कि जो नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो नाइट्रोजन वाली खादें पूरी कर रही होगी, जिसमें आपकी यूरिया खाद सर फहरिस्त है। इसी तरीके से DAP की ज़रूरत जो है वो फास्फोरस की ज़रूरत DAP वाली खाद कर रही होगी, पोटाश की ज़रूरत SOP वाली कर रही होगी। तो पहला जो बुनियादी बात है कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने काश्तकारों को ये जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स लेड या जो हमने खादें फराहम कर रखी हैं वो इसी मकसद के तहत हैं कि फ़ी बोरी उसके अंदर ग़ज़ाई जूज़ की मिकदार जो है वो सबसे ज़्यादा हो। तो उसमें हमारे पास जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम तजवीज़ करते हैं कि आप सोना यूरिया इस्तेमाल करें। इसी तरीके से फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए सोना DAP इस्तेमाल की जाती है। इसी तरीके से पोटाश की कमी को पूरा करने के लिए SOP या MOP दरकार होती है। इसी तरह अज्जाए सगीरा हमारे काश्तकार इससे बड़ा इसका नाम भी सुनते हैं, लेकिन ये चीज़ ज़हन नशीन करने की कि 2 तरह के जूज़ हमारी ज़मीनों में कम है, जिसमें जिंक और बोरान शामिल है। अब जिंक की कमी को पूरा करने के लिए अब जिंक सल्फेट सोना जिंक की शक्ल में कंपनी भी फराहम कर रही है। इसी तरीके से बोरान की कमी को पूरा करने के लिए सोना बोरान। तो ये वो बुनियादी खादें हैं कि जिनकी ज़रूरत हमारे काश्तकार को इंतखाब करते वक्त आपने जो पहले बात थी कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपने कौन सी खाद सेलेक्ट करनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें अब आ गई कि हमने 4 असूल बताए, तो दूसरी बात उसमें ये थी कि उसका आपने मिकदार का तयन बेहतर है कि आप ज़मीन का तजिया करवा के करें या आप अमूमी सिफारिशात की। अब तीसरी चीज़ है वो काश्तकार के करने की है, जिसको अगर वो ठीक कर ले तो इनकी अफादियत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। वो है उसका वक़्त इस्तेमाल और तरीका इस्तेमाल। अगर हमारा काश्तकार इस चीज़ को समझ ले कि मैंने अपनी खाद को दुरुस्त वक़्त पे दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना है तो वो फिर ही उसका भरपूर फ़ायदा उठा लेगा। अच्छा, एक बात अब इसमें जैसे आपने पहले भी बात की कि वक़्त के गुज़रने के साथ हमने देखा कि जी हमारी इन खादों की मतलब एक ज़रूरत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, ज़ाहिर है उसमें हमारा मौसम भी शामिल होता है, उसमें हमारी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो फौजी फर्टिलाइज़र ने काम किया है कि इन्हीं खादों की एफिशिएंसी या इनकी अफादियत को बढ़ाने के लिए इनमें चंद नई चीज़ें शामिल की, जिसको हम ज़्यादा अफादियत वाली या बेहतर अफादियत वाली खादें कहते हैं। कि हमारे यहाँ जो माहौल है या दर्जा हरारत की जैसे बात हो रही थी कि बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से ख़ास तौर पे जो हम यूरिया खाद या नाइट्रोजन वाली खादें इस्तेमाल करते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में उनका ज़ियाज का अमल जो है वो ज़्यादा होता है, वो ज़ाया होती हैं ज़्यादा दर्जा हरारत होने की वजह से। तो उसमें एक तो ये है कि हमारे ज़िम्मेदार भाई इस बात का ख्याल रखें कि जब भी आप नाइट्रोजन वाली खाद इस्तेमाल करें तो उसके साथ पानी ज़रूर इस्तेमाल करें। नंबर 2 बात यह है कि जो फौजी फर्टिलाइज़र की ज़्यादा अफादियत वाली खादें हैं जिसमें हमने जिंक कोटेड
यूरिया, नीम कोटेड यूरिया, इसी तरीके से डीएपी के अंदर फिर हमने एक और खाद जिसमें को हम बोरान डीएपी कहते हैं, उसमें यह था कि जो अज्जाए सगीरा में आपकी बोरान इस्तेमाल हो रही होती है उसको डीएपी के साथ शामिल कर दिया गया ताकि ये बोरान ठीक डीएपी है। मैं अगला जो सवाल है वो डॉक्टर साहब आपसे करूँगी, मगर वक्फे का टाइम हुआ है, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल था, आलू की काश्त की जा रही है और अगर हम बात करें तो काश्तकार की रहनुमाई करें कि वो कौन सी खादें मतलब इस्तेमाल करें जिससे जी हालात ठीक हो आलू की सकें। फसल की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए हमें खादों का मुतवाज़िन इस्तेमाल करना है। मुतवाज़िन इस्तेमाल के लिए जिस तरह ताहिर साहब ने पहले बताया कि हम ज़मीन का तजिया करवाएं। अगर हमने ज़मीन का तजिया नहीं करवाया तो अमूमी तौर पे हमारे पास जितने भी रिज़ल्ट होते हैं उसमें हमने देखा है कि आलू की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए 2.5 से 3 बोरी डीएपी वाली खाद, सोना डीएपी वाली खाद, और 1.5 से 2 बोरी सोना एसओपी वाली खाद, इसके बाद सोना जिंक और सोना बोरान वाली खादें जो है वो ज़रूरत है। सोना जिंक इसमें 6 kg है और सोना बोरान जो है वो साल में हमने एक दफ़ा इस्तेमाल करनी है, यानी 3 kg सोना बोरान वाली खाद जो है इस्तेमाल करनी है। इसके बाद फसल की ज़रूरत के मुताबिक मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए 3.5 से 4 बैग या 3 से 4 बैग हम लोगों ने यूरिया वाली खाद इस्तेमाल करनी है, लेकिन वो मौसमी सूरत हाल को देखते हुए हम इसमें प्लस माइनस जो है वो कर सकते हैं। अब इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि डीएपी, पोटाश वाली खाद, इसके बाद जिंक वाली खाद, बोरान वाली खाद, ये हमने जब हमने खेल बनाने हैं या आलू की बिजाई करने से पहले हमने उनको डालना है और इसके बाद हमने खेल बनानी है या बिजाई करनी है। जो अमूमी तौर पे जहाँ पे काश्तकार भाई थोड़ी सी कमी कोताही कर जाते हैं वो ये करते हैं कि जब वो खादें डालते हैं तो इसके बाद वो कहते हैं कि इसको ज़मीन में मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, तो वो बार बार हल चलाते हैं। उसके साथ क्या होता है कि मिट्टी का वज़न जो है वो कम होता है, खाद का वज़न ज़्यादा होता है। जो ही आप हल चलाते हैं तो वो जो है हल के साथ जो है खाद ऐसा भी होता है जी डीपर चली जाती है, तो उस वजह से जो है हम वो मतलूबा रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकते। इस वजह से ज़रूरी ये है कि खाद को आखिरी मराहल में करके इसके बाद खेल बना दी जाए ताकि वो सारी जो खाद हमने डाली है वो सारी खेल में आ जाए और वो हमारी फसल को दस्तयाब हो। उसके साथ जो है फसल जो है वो बेहतर होती है। इसके बाद यूरिया जो है हम ऊपर जो है उनको यानी मुख्तलिफ अक़सात में जो है फसल की ज़रूरत के मुताबिक वो जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब आपने ये बहुत अच्छे तरीके से ये ब्रीफ किया है। ताहिर साहब मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने अफादतों की बेहतर अफादतों का जिक्र किया था अभी ना, तो ये कौन सी हैं और ये रवायती खादों से कैसे मुख्तलिफ हैं और इनकी क्या अफादियत है? जी देखें, इनको हम बेसिकली कहते हैं बेहतर अफादियत वाली या माहौल दोस्त खाद है। बेसिकली जब हम माहौल दोस्त की बात करते हैं तो बुनियादी मकसद हमारा क्या है कि जो पौधे की खुराक है वो उस तरीके से मिले कि पौधे की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और उसका हमारे माहौल के ऊपर कम से कम असर इस किस्म का हो। तो अमूमी तौर पे जो हमारी नाइट्रोजन वाली खादें होती हैं, जैसे मैंने पहले भी शायद जिक्र किया कि उसमें खाद के ज़ाया होने का अमल या अंदेशा जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसको कम करने के लिए फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने ये ज़्यादा अफादियत वाली खादें जो थी इनको मुतारिफ़ कराया। इसमें जो सबसे पहली और बुनियादी चीज़ है उसमें यह है कि अगर जैसे हम आम यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके पीछे जो हमारा कॉन्सेप्ट समझ लें या वही है कि जब आप आम यूरिया के दाने के ऊपर किसी चीज़ की कोटिंग कर देंगे तो कोटिंग से ये होता है कि उसका जो ज़मीन के अंदर घुल के पौधे को मिलने का दौरानिया है वो बढ़ जाएगा। जहाँ पे अगर आपको आम खाद जो है वो अगर 2 से 3 दिन तक पौधे को दस्तयाब रह रही थी तो इसका दौरानिया बढ़ के आपका 6-7 दिन तक चला गया। तो उससे ये होगा कि जब तो ज़्यादा देर तक और आहिस्ता आहिस्ता घुल के पौधे को मिलेगी तो उसकी अफादियत जो है वो बढ़ जाएगी और अमूमी तौर पे ये खादें जो हैं वो 8 से 10% तक ज़्यादा जो है पौधे को बेहतर तरीके से बेहतर उसको अफादियत दे रही होती हैं। अब इसमें कौन सी चीज़ें शामिल हैं, चूँकि जैसे मैं बात कर रहा हूँ यूरिया की, तो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने सोना यूरिया प्रिल्ड, जिसको हमारे काश्तकार आमतौर पर बारीक दाने वाले यूरिया के नाम से भी जानते हैं, उसमें सबसे पहले हमने सोना यूरिया ग्रैनुलर बनाया। अब ये पुरानी बात है लेकिन उसमें यह था कि ग्रैनुलर या मोटे दाने
वाला यूरिया बनाने का मकसद ये था कि दाना जब मोटा होगा तो उसका घुलने का अमल जो है वो आहिस्ता होगा और छटा करने में भी वो इस्तेमाल होगा। लेकिन अब जदीद इस दौर में आके हमने उसमें ये किया है कि हमने 2 खादें इसमें शामिल की, जिसमें एक नीम कोटेड यूरिया और दूसरा जिंक कोटेड यूरिया है। नीम कोटेड यूरिया में हमने क्या किया है कि जो आपकी यूरिया खाद है उसके ऊपर नीम ऑयल की कोटिंग कर दी। अब आपको पता है कि नीम ऑयल जो है इसकी अपनी भी एक मेडिसिनल वैल्यू है और ये ज़मीन की जो मुख्तलिफ सॉइल बॉर्न डिजीज़ समझ लें या ज़मीन की जो बीमारी हैं उनको कंट्रोल करने में भी जो है पौधे को मावनत फ्राहम करता है। लेकिन जो उसका बुनियादी काम ये है कि वो जो नाइट्रोजन मिलने का अमल था पौधे को वो बढ़ जाता है। ऑयल की कोटिंग होती है तो ऑयल की कोटिंग से वो दाना जो है जब ज़मीन में आहिस्ता आहिस्ता घुलेगा तो आम खाद की निस्बत इसकी अफादियत जो है वो बढ़ जाती है। और उसमें अगर मैं सादा लफ्ज़ों में बताऊँ तो जहाँ पे हमारा काश्तकार को अगर 1 बोरी यूरिया यानी कि 50 किलो यूरिया खाद की ज़रूरत है तो अगर वो 45 किलो भी नीम कोटेड यूरिया इस्तेमाल कर रहा होगा यानी कि हर 10 बोरी खाद के पीछे वो 1 बोरी अपनी यूरिया खाद की बचत कर सकता है अगर वो नीम कोटेड यूरिया इस्तेमाल करे। अच्छा, इसमें जो दूसरी चीज़ है वो आपका है जिंक कोटेड यूरिया। जिंक एक बड़ा अहम जुज़ है पौधों के लिए, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया। इसमें जो पौधे के लिए खुराक बनाने का अमल है जो उसको मुख्तलिफ। अच्छा ताहिर साहब, ये जो आप पौधे की खुराक बनाने का अमल बता रहे हैं ये मैं मज़ीद जानती हूँ। इस टाइम हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। हाँ, आसिफ बात कर रहा हूँ लोधरा से। जी बताइएगा। सर से पूछना ये था कि हम फसल आलू की काश्त करते हैं हर दफा, उसका जो साइज है वो हमेशा छोटा रह जाता है, तो उसके बारे में हमें बताएं कि हम कौन सी खाद इस्तेमाल करें और काश्तकारी के लिए कौन से तरीकेकार को अपनाएं कि जो आलू की जो हमारी फसल है वो ठीक तरह से पैदावार करे और जो उसका साइज है वो भी सही मुनासिब सा बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब, ये तो आप ही बताएंगे, आलू की हम बात कर रहे थे। सबसे पहले तुम आसिफ साहब आपने जो करना है ना, खादों का मुतवाज़िन इस्तेमाल करना है। दूसरी बात ये है कि आपकी जो पैदावार है उसकी जो क्वालिटी है उसका इन्हसार पोटाश के ऊपर है कि आलू के लिए पोटाश की खाद जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारे जो एनालिसिस में आया है मोर देन 85% सॉइल्स वो हैं जिनमें जिंक की कमी है। जब जिंक की कमी होगी तो आपके पौधे के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, पैदावार वो जो पौधा है बेहतर तरीके से नशोनुमा नहीं पाएगा। इस वजह से उसके लिए हमारे पास जो है 2 प्रोडक्ट हैं। एक है सोना जिंक। अगर वो सोना जिंक इस्तेमाल करता है दैट्स वो उसकी जो है रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। 6 kg कम से कम उन्होंने डालना है। इसके बाद जो दूसरी, जिस तरह इन्हेंस एफिशिएंसी फर्टिलाइज़र की बात हुई, हमारे पास सोना जिंक वाली खाद है जो कि हमने उसकी जो पहली 2 किस्तें हैं बजरिया केरा करनी है। लेकिन केरा करने के लिए भी ज़रूरी है कि हम उसको पहले खेत को पानी लगाएंगे ताकि ज़मीन ने जितना पानी चूसना है चूस ले। जब ज़मीन खोबे की, कीचड़ की, गारे की हालत में हो तो उस वक्त हमने बजरिया केरा करनी है। पहली जो 2 किस्तें हैं वो हम केरा करेंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा कि उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी 100% जो यूरिया है या नाइट्रोजन है और जिंक है वो पौधे को दस्तयाब हालत में, यानी वो लीच डाउन नहीं होगी, उसका ज़िया नहीं होगा। क्योंकि एफिशिएंसी फर्टिलाइज़र का जिस तरह ताइब साहब ने बताया कि उसका फ़ायदा यही है कि वो फर्टिलाइज़र की जो न्यूट्रिएंट हैं उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करती है। उसके साथ क्या होगा कि उसकी बेहतरी आएगी। इसके बाद जो बोरान है वो हमारी जो है ना, हमने देखा है कि बोरान भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी एक तो सेल डिवीज़न के लिए, दूसरा आलू की जो है ना, आलू में देखा गया है कि अभी हमने कुछ अर्से से देखा है कि आलू फट जाता है। तो वो फटने का जो अमल है वो भी इस वजह से होता है कि जब आपकी ज़मीन में बोरान की कमी होगी तो वो आलू जो है वो एक तो साइज़ भी उसका बेहतर नहीं होता, दूसरा उसके स्टोर करने के लिए उसके ऊपर वाली जिल्द को भी सख्त करता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा देर उसको स्टोर कर सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि जब वो बोरान DAP और इसके बाद जब वो जिंक वाली खाद इस्तेमाल करेगा, उसके साथ पोटाश जो है क्योंकि आलू के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पोटाश की है, तो जब ये तीनों खादें बैलेंस करके इस्तेमाल करेगा तो वो ये देखेगा कि उसके आलू का साइज़ भी बेहतर होगा, उसके पौधा जो है बेहतर तरीके से नशोनुमा पाएगा, उसके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ बेहतर होंगी और उसके आलू का साइज़ इंशाल्लाह जो है वो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, मैं आपसे बात कर रही थी पौधे के हवाले से, यहीं से रिज्यूम करूँगी। ब्रेक का वक्त हुआ, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। ताहिर साहब आपसे बात करी थी, मैंने कहा था कि हम जिंक यूरिया के हवाले से बात करें, फिर वहीं से रिज्यूम करेंगे हम। जी, तो हम बात कर रहे थे कि कोटेड फर्टिलाइज़र्स की, और उसमें जो पहली मैंने बताई वो नीम कोटेड यूरिया और दूसरी है जिंकेटेड यूरिया। अब जिंक कोटेड यूरिया में क्या हमने किया है कि जो आपका जिंक सल्फेट जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अज़ाए सगीरा में से एक बड़ा अहम जुज़ है, उसको हमने यूरिया के साथ शामिल कर दिया है कि आपको अगर आप जिंकेटेड यूरिया इस्तेमाल कर रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पौधे की जिंक की ज़रूरत है वो आप यूरिया खाद की मदद से भी पूरी कर रहे होंगे। उसमें दो फ़ायदे हो जाते हैं, एक तो ज़ाहिर है आप उसमें से जिंक की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो उसका बुनियादी मकसद है कि जब उसके ऊपर हम जिंक की कोटिंग कर देंगे या उस जिंक की तह बिठा देंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि उस खाद की भी अफादियत बढ़ जाती है, वो पौधे को ज़ाहिर है उसी तरीके से आहिस्ता मिल रही होगी, और फिर जब जिंक और यूरिया को वैसे भी मिला दिया जाता है तो यूरिया की अपनी अफादियत भी जो है वो बढ़ जाती है। तो दूसरी इसमें जो आपकी जिंकेटेड यूरिया इस्तेमाल करने का फ़ायदा हमें ये हासिल हो रहा होगा कि हम जिंक के साथ साथ यूरिया की अफादियत बढ़ा रहे होंगे और यूरिया को बेहतर तरीके से पौधे तक पहुँचा रहे होंगे। तीसरी इसमें जो चीज़ है वो बोरॉन DAP है। बोरॉन जैसे बार बार बात हो रही है पौधों के अम्ले ज़ेरगी, या जिसको हम कहते हैं कि पौधे के अंदर जो नर और मादा का मिलाप है, जो फूल बनने का अमल है, वो एक बड़ा अहम अमल होता है। तो उसके अंदर बोरॉन DAP जो है वो अपना किरदार अदा करती है। उसको ये है कि चूँकि बोरान थोड़ी मिकदार में पौधे को चाहिए होता है और उसको इस्तेमाल करने में काश्तकारों को दिक्कत पेश आती थी, तो इसको DAP खाद का हिस्सा बना दिया गया कि जहाँ पे आप सादा हमारी सोना DAP मौजूद है वैसे भी अगर, लेकिन इसके साथ साथ एक सोना बोरान DAP शामिल कर दी गई। उसमें ये किया गया है कि जो आपकी बोरान है वो DAP के अंदर शामिल करने से ये हुआ कि DAP अपने तौर पे उसी तरीके से जो उसकी खासियत है कि उसके अंदर 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन वैसे की वैसे मौजूद है, लेकिन इजाफी बोरान उससे शामिल करने से ये होगा कि जो आपकी फसल की बोरान की ज़रूरत है वो आप बोरान DAP से पूरी कर सकेंगे। तो अगर हमें अब कोशिश ज़ाहिर है इस सिलसिले में ये करनी चाहिए कि जहाँ पे हम दूसरी खादें अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब के वक़्त को मद्देनज़र रखते हुए हम ये ज़्यादा अफादियत वाली जो खादें इनको तरजीह दें, और उससे ये है कि हम उनकी बेहतर जो है अपनी पैदावार जो है उससे हासिल कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आलू की अफादियत बेहतर करने के लिए और खादों को कब और कैसे डालनी चाहिए, कैसे बेहतर हो सकती हैं? जी, इसके लिए जिस तरह ताहिर साहब ने कहा कि खादों का मुतवाज़िन इस्तेमाल, यानी जो हमारी फसल को 5 खुराकी अज्जा की ज़रूरत है उनको हमने मुतवाज़िन इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ जो है हमारी बेहतरी आएगी। अब ज़्यादा अफादियत वाली खादें जो हम इस्तेमाल करेंगे आलू में, जिनमें DAP सोना बोरान DAP, जिसके अंदर जिस तरह ताहिर साहब ने कहा बोरान उसके अंदर शामिल है। जब हम बिजाई के वक्त हम सोना बोरान DAP वाली खाद इस्तेमाल करें तो उसके साथ एक तो फास्फोरस हमारे पौधे को मिलेगी, दूसरा ये क्या होगा कि बोरान भी उसके साथ जो है उसमें एडिशनल मौजूद है, जो कि अफादियत यानी उनकी वजह से उनकी जो फास्फोरस और बोरान जो है वो दोनों एक ही दफ़ा में हमारी फसल को दस्तयाब हो जाएंगी जब हम सोना बोरान वाली खाद उसमें डालेंगे। इसके बाद जो दूसरी है खाद, उसमें वो हमारी है जिंकेटेड यूरिया। हमने ये देखा है कि अगर जिंकेटेड यूरिया जो हमारी अफादियत वाली खाद है, अगर हमारे काश्तकार ने वो आलू वाली फसल में इस्तेमाल किया तो उसकी पैदावार जो है वो बेहतर आई है, क्योंकि ये एक बहुत अहम जो खुराकी जुज़्व है वो जिंक है, जिसकी हमारी 85% से ज़्यादा ज़मीनों में कमी है। अभी हमें अक्सर जो अभी आपने देखा कॉल आई, उसके पीछे क्या बिहाइंड आइडिया, हमें शुगर केन वाले, इस तरह कई दफ़ा राइस वाले, गंदम वाले, कॉटन वाले, उन सब का टेलीफोन आता है कि जी हमारी ज़मीन में ना हमारी फसल जो है ना वो ठहर गई है, यानी उसका बढ़ाव नहीं हो रहा। उसकी मेन वजह क्या है कि हमारी ज़मीन में बोरान की जिंक की कमी होती है, जिसकी वजह से पौधे की जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं वो बेहतर तरीके से सर अंजाम नहीं होती। उस वजह से पौधे के अंदर जो खुराक है वो उसको मुनासिब दस्तयाब नहीं हो रही होती, तो हमारी पैदावार जो है वो कम हो जाती है। इसी वजह से मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करूँगा कि काश्तकार भाई जब सोना बोरान वाली DAP इस्तेमाल करेंगे 2.5 से 3 बैग अपनी ज़मीन की सूरत ज़रख़ेज़ी को मद्देनज़र रखते हुए, और 3 से 4 बैग जो है जिंकेटेड यूरिया वो हमने पहली जो 2 किस्तें हैं वो बजरिया केरा करनी है। जैसे पहले पानी लगाया, इसके बाद हमने जब ज़मीन खोबे की, कीचड़ की, गारे की हालत में हो, ठंडे टाइम पे जब हम यूरिया का वो केरा करेंगे उसमें 100% आपकी नाइट्रोजन भी दस्तयाब हो जाएगी और जिंक भी दस्तयाब हो जाएगी, तो उसके साथ जो है हमारी पैदावार जो है वो बेहतर आएगी। अच्छा ताहिर साहब, जो मौसमियाती तब्दीलियाँ, अगर मैं उनकी बात करूँ तो मौसमियाती तब्दीलियों से कैसे फसल असरअंदाज हो रही है और इस मौसमियाती तब्दीलियों से कैसे बचा जा सकता है?
हाँ जी, देखें अब हम ये तो एक बड़ा अब एविडेंट सी बात हो गई। अब देख रहे हैं कि हमारी फसलों के ऊपर इनका नुकसानात बड़े वाज़े तौर पे, अभी हालिया सैलाब को आप देख लें या दर्जा हरारत की कमी और बेशी हम देखेंगे। एक वक्त आता है कि आपका टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम पीक्स जो टच कर जाता है, एक वक्त आता है कि वो टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है। मकसद अगर हम मकई की मिसाल ही ले लें तो इसमें दर्जा हरारत का बड़ा रोल इस तरह से होता है कि कोई भी फसल में जब कोई भी मरहला तय होना होता है तो उसके लिए एक मखसूस दर्जा हरारत है। मिसाल के तौर पे अगर उसमें पोलिनेशन का या अम्ले ज़ेरगी होनी है तो उसके लिए अगर वो उस मखसूस दर्जा हरारत पे फसल होगी तो वो उसकी पोलिनेशन ठीक तरीके से हो सकेगी। इसी तरह से आपके जो बिजाई के दौरानिए हैं वो उस तरीके से मुतय्यन किए जाते हैं कि इस वक्त में हमारे मुल्क में या हमारे इस इलाके में ये मौसम होगा तो इसके मुताबिक हम ये फसल काश करेंगे। तो ये जो अब हमारे पास वेरिएशन इस वक्त आ गई हैं कि उनका उतार चढ़ाव इस तरीके से आ गया है कि हमें बड़े अनफोर्सिन किस्म के इंसिडेंट आपको पता है कि देखने को मिलते हैं। अब इनसे नबर्द आज़मा होने के लिए जो एक बुनियादी बात यह है कि एक तो ये है कि हम अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उनको माहौल दोस्त बनाएं। अभी हमने बात की कि फ़सलों की बाक़ियात को हम आग मत लगाएं, क्योंकि उससे ज़ाहिर है हमारे मौलवी भी आपको देखेंगे कि आइंदा आगे कुछ माह के बाद आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ स्मॉग का एक बहुत बड़ा मसला शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे यहाँ दर्जा हरारत की जो कमी बेशी है, जो सर्दी हमारे यहाँ पहले आ जाती थी, अब हमारे यहाँ सर्दी बहुत देर से आती है। उसका क्या नुकसान हुआ कि अब हमारी जो गंदम थी उसकी काश का वक्त जो है वो आगे चला जाता है और उसको जो एक अपना ग्रोथ का पीरियड समझ लें कि वो कम मिलता है। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए एक तो ये है कि हम अपने तमाम एक्शंस में जो है वो माहौल दोस्त जो चीज़ें हैं उनको शामिल करें। और जहाँ तक अगर हम खादों की बात जैसे बार बार कर रहे हैं तो खादों के हवाले से भी यही है कि जो हमारी इन्हेंस एफिशिएंसी वाली फर्टिलाइज़र जिस पर हम बार बार जोर दे रहे हैं या उनकी अफादियत को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो बुनियादी नुक्ता है वो यही है कि ये खाद ज़ाया कम से कम हो। जब देखें खाद ज़ाया होगी तो उसमें दो ही सूरतें होती हैं, या तो वो फ़िज़ा में उड़ के चली जाएगी या वो ज़मीन में नीचे चली जाएगी। हमारे यहाँ चूँकि दर्जा हरारत ज़्यादा होता है तो जो फ़िज़ा में जाने वाला अमल है वो ज़्यादा होता है। तो उस अमल को रोकना है और उस अमल को रोकने का एक ही ज़रिया है कि जो भी चीज़, एक तो हम अपनी ज़रूरत उसका तयन करें, उसके वक़्त का तयन करें और फिर जिस चीज़ का इंतख़ाब करें वो हमारी माहौल दोस्त हों। और उसमें जब हम ज़्यादा अफादियत की तरफ जाएंगे तो बुनियादी तौर पे हम ये जो हमारी माहौल का एक एलिमेंट है या जो माहौल वाला एक हमारा मसला है उसको भी हम साथ साथ एड्रेस कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, गंदम की फसल पर खादों के इस्तेमाल के बारे में बताएं ना ज़रा। जी जी, गंदम आपको पता है हमारी बहुत अहम फसल है और इसमें जो हमारी पैदावार जो है, जो सरदार साहब ने कहा कि हमारी 40 से 50% जो कंट्रीब्यूशन है उसमें खादों के मुतवाज़न इस्तेमाल के ऊपर है। जो हमारी एक वजह है कि हमारी जो औसत पैदावार है बाकी मुल्कों की निस्बत कम है, तो उसकी एक वजह यह है कि हम खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल नहीं करते। तो इसके लिए जो हमारी अमूमी सिफारशात हैं वो ये हैं कि सोना DAP वाली खाद जो है वो 1.5 से 2 बोरी फ़ी एकड़, इसी तरह पोटाश वाली खाद जो है वो आधे बैग से लेकर और 1 बैग तक ज़मीन की ज़रखेज़ी के मुताबिक। और इसके बाद जो अहम चीज़ है इसमें है जिंक। जिंक जो है ना वो हमने गंदम वाली फसल के ऊपर हम कहते हैं बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि हमारे पॉपुलेशन में जिंक की कमी बहुत ज़्यादा है। अब इवन कि हमारे जो बच्चे हैं वो 40% से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनके अंदर जिंक की कमी है। जब जिंक की कमी होती है तो एक तो ग्रोथ जो है, आपने देखा होगा पहले बच्चों की कद बेहतर होते थे, अब बच्चों के कद नहीं बढ़ रहे, उसमें एक वजह जो है वो जिंक की कमी है। इसी तरह जो मेंटल ग्रोथ है उसके लिए भी जिंक बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद जो बंदे के अंदर मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ जो क़ुव्वत मुदाफ़त होती है उसमें भी जो है जिंक बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। इस वजह से मैं काश्तकार भाइयों से गुजारिश करूँगा कि वो गंदम की फसल में 6 kg सोना जिंक वाली खाद जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसके बाद जो रह जाता है बोरान वाली खाद, अगर उन्होंने पिछली फसल में बोरान वाली खाद डाली है तो क्योंकि ये 3 kg का जो पैकेट है वो हम साल के लिए रिकमेंड करते हैं, अगर उन्होंने नहीं डाली तो इसमें जो है वो डालें ताकि उनके जो सिक्के बने उनमें दानों की मिकदार जो है वो पूरी हो। क्योंकि ये बहुत अहम है कि बोरान जो है पोलिनेशन में बहुत अहम किरदार अदा करती है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कई काश्तकार भाई कहते हैं जी हमारी फसल में सिट्टा तो बना है लेकिन उसमें दाना जो है वो नहीं बना, प्रॉपर नहीं बना। उसकी मेन वजह क्या है कि बोरान की कमी है। तो अमूमी सिफारशात 1.5 से 2 बोरी
सोना तो ये डीएपी वाली इतनी खाद। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जी, और जब तक अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खादों का मुतवाज़िन इस्तेमाल, मुतवाज़िन जिस तरह खुराक होती है, हम लोग अगर रोटी खा रहे हैं तो उसके साथ सालन की भी ज़रूरत है, स्वीट की भी ज़रूरत है, सैलेड की भी ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें फिर उसको बैलेंस कर रही होती हैं। या आप दाल खा रहे हैं तो फिर आप गोश्त, सब्ज़ी, उनका इस्तेमाल जो है मुतवाज़िन करना चाहिए। तो इसी तरह हमारी जो फसल है उसको जब हम ये खादें मुतवाज़िन डालेंगे, फसल की ज़रूरत के मुताबिक डालेंगे, तो फिर हमारी जो है वो पैदावार बेहतर आएगी। तो उसके लिए 1.5 से 2 बोरी सोना डीएपी वाली खाद, ठीक है। आधी से पूरी बोरी जो है पोटाश वाली खाद, और सोना जिंक जिस तरह मैंने बताया, इस तरह सोना बोरान, और इसके बाद जो यूरिया है वो फसल की ज़रूरत के मुताबिक 1.5 से 2 बोरी इस्तेमाल करनी है। लेकिन अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि हमारे यहाँ फास्फोरस वाली खाद के ऊपर तवज्जो कम और नाइट्रोजन वाली खाद के ऊपर तवज्जो ज़्यादा दी जाती है, कि वो क्योंकि वो रिस्पॉन्स दे रही होती है, तो इस वजह से फसल जो है हरी भरी नज़र आ रही होती है। इसमें मैं काश्तकार भाइयों से गुजारिश करूँगा कि अगर वो यूरिया खाद का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करें, यानी पहले अपने खेत को पानी लगाएं, ज़मीन ने जितनी पानी चूसना है वो चूस ले, इसके बाद जब खोबे की, कीचड़ की, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि ये हमारा एक बहुत अहम जो है ना वो उनसर है जिसमें हमारे फलाह है, कि हमारी 1.5 से 2 बोरी की ज़रूरत है और हमारे काश्तकार 3 से 4 बोरियां इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनके इस्तेमाल का तरीका गलत है। इस वजह से काश्तकार भाइयों को चाहिए कि पहले वो पानी लगाएं, इसके बाद ज़मीन खोबे की, कीचड़ की, गारे की हालत में आए, शाम के टाइम यानी जब टेम्परेचर कम हो उस वक्त हम यूरिया का इस्तेमाल करें, ताकि अच्छा डॉक्टर वोलेटिलाइजेशन। साहब, ये जैसे आप बता रहे हैं, इसी के साथ ये मेरा ये भी सवाल है कि गंदम की फसल में बेहतर अफादियत वाली जो खादों का इस्तेमाल है वो कैसे मुस्तफ़ीद हो सकता है? जी, इसमें बहुत अहम सवाल आपने किया। इसमें ये है कि हम चाहते हैं कि भाई काश्तकार भाई ना वो खादें इस्तेमाल करें जिसके साथ उनकी पैदावार बेहतर हो। मसलन आप डीएपी वाली खाद है, अगर आप सोना बोरान डीएपी वाली खाद इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये देखा गया है कि 7 से 10 मन तक हमारी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा आता है। इसी तरह वो बजाय आम यूरिया इस्तेमाल करने के वो कोटेड यूरिया इस्तेमाल करें, जिसमें जिंक कोटेड है या आपका निम कोटेड है, उसके ऊपर कोटिंग है, तो उस वजह से उसके वोलेटिलाइजेशन यानी हवा में उड़ने के की वजह से जो नुकसान हो जाता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और जो लीक डाउन वाला काम है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो उसके साथ फसल को वो बेहतर तरीके से खुराकी अज्जा जब मुहैया होते हैं तो उसके साथ जो है हमारी पैदावार जो है वो बेहतर आती है। और अमूमी तौर पे ये देखा गया है, जितने भी हम कोई भी खाद लेकर आते हैं ना, उस पर हम पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं पूरे कंट्री में, इसके बाद फिर हम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ उसके ऊपर तजर्बात करते हैं, उसके बाद हम वो चीज़ जो है वो लेकर आते हैं। तो हमने ये देखा है कि जब हम ये इन्हेंस्ड एफिशिएंसी फर्टिलाइज़र्स जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ 7 से 10% तक मुख्तलिफ फसलों में पैदावार के इजाफा जो है वो देखा। ठीक है डॉक्टर साहब, यहीं से इस सेगमेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे, मगर इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर रहती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ ताहिर साहब मौजूद हैं। ताहिर साहब से बात कर रही थी कि जो कंपनी है वो काश्तकारों के लिए कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है, अगर अभी हम इस टाइम बात करें तो। हाँ जी, देखें जैसे हमने शुरू में बात की कि काश्तकारों की रहनुमाई के लिए एक निज़ाम तो हमने ये वज़ा किया कि जिसमें हमारे फार्म एडवाइजरी सेंटर्स हैं, हम काश्तकारों तक चल के जाते हैं और उनको ये मालूमात फ़राहम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब आपको पता है कि इस वक्त जिद्दत का दौर है और जो हमारी एआई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इस वक्त बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। तो उसमें जो कंपनी ने इस वक्त 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू कर रखे हैं। उसमें हमारा एक एग्रीलिफ्ट का प्रोजेक्ट है, एक एग्रीलिफ्ट के साथ हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें हम ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं कि काश्तकारों के खेतों के ऊपर जब उनको रहनुमाई फ़राहम करनी हो तो उसके लिए ये ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद ली जाए। उसमें ये होता है कि आपका काश्तकार का जो खेत है उसको ड्रोन की मदद से उसका एक जायज़ा जो है वो लिया जाता है और उस जायज़े के मुताबिक उसको ये चीज़ सिफारिश की जा सके कि आपकी फ़सल पे कौन सा काम किस तरीके से होना चाहिए और उसमें किस चीज़ की कमी है जिसको आप बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। इसी तरह एक सेटेलाइट इमेजरी जो है आपको पता है कि उसका भी इस वक्त बड़ा मतलब एक ज़रूरत, एक सहूलत जो है वो मैसर है। तो हमने एक और काम जो शुरू किया है कि वो दूसरा एक प्रोजेक्ट शुरू किया
जिसमें हम इसी सेटेलाइट इमेजरी जो है इसी को इस्तेमाल करते हुए हम एक प्रोजेक्ट के तहत वो काम कर रहे हैं अभी, और उसकी डेवलपमेंट अभी हमारी चल रही है। उसमें हम ये कर रहे हैं कि जो सेटेलाइट इमेजेस हैं उसके ज़रिए से उस काश्तकार के खेत को देखा जाए और उस इमेज की बेसिस के ऊपर इस चीज़ का जायज़ा लिया जाए कि आया इस फसल में जो आइंदा होने वाला अमल है, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम एक तजवीज़ किया जाए कि जो भी उस फसल के ऊपर आइंदा कुछ असरात आने हैं, किसी चीज़ का हमला होना है या किसी चीज़ की आपको इंडिकेशन मिल रही है कि इसके ऊपर ये काम जो है बर वक्त अगर काश्तकार कर लेगा तो उसका फ़ायदा हो ठीक है। सकता है। डॉक्टर दाहिर साहब, इस बारे में मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइएगा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं राबिया लाहौर से। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगा, आप बहुत प्यारी हैं। बहुत शुक्रिया। जी बस कुछ नहीं, मैंने सेकंड टाइम कॉल किया, मैं पहले भी की थी, मैंने कहा आज मैं चल लेते जी कॉन्सेप्ट ये अच्छा लगा आपके। जी जी जी, शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि जदीद टेक्नोलॉजी और मशीनरी खादों की कारकर्दगी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं हम लोग? खादों के इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए ना उनकी एप्लीकेशन का मेथड हमें चेंज करना होगा। जब तक हम एप्लीकेशन का मेथड जो है वो चेंज नहीं करते तो उससे बेहतरी नहीं आ सकती। सपोज़ अगर हम अब गंदम की बात करें जो आगे आने वाला सीज़न है, उसमें जो देखा गया है कि अगर आप एक काश्तकार है वो बजरिया छट्टा कर रहा है और दूसरा बजरिया ड्रिल कर रहा है, तो अपनी वो जब वो ड्रिल के ज़रिए करता है तो उसके साथ क्या है कि आपके जो आपका सीड है और जो आपका खाद का डिस्टेंस है वो करीब होता है। जो ही पौधा अपनी जड़ पकड़ता है तो वो खाद उसको दस्तयाब हो जाती है, उससे जो है वो बेहतरी आ जाती है। यानी कि बजरिया ड्रिल मशीनी काश्त जो है वो उसके साथ एक तो ये कि प्लांट पॉपुलेशन पौधों की तादाद पूरी होती है, दूसरी बात ये है कि वो जो खाद है उसकी अफादियत जो है वो बढ़ जाती है। इसी तरह हमारी मेज़ में भी ये हुआ है कि बैंड प्लेसमेंट मशीनें आ गई हैं, उसके ज़रिए बिजाई भी हो रही है और साथ जो है खाद का मुनासिब डिस्टेंस जो है वो रखा गया है ताकि उसमें बेहतरी आए। तीसरी बात ये कि अभी पोटैटो में भी आलू में भी यही हो रहा है कि वो वाली मशीनें आ गई हैं जिसके ज़रिए आप जब प्लांट की वो जब काश्त करते हैं जब फसल को तो उसके साथ जो है वो बेहतरी आ रही है। बेसिकली इस सारे के पीछे क्या है कि हमारी ज़मीनें जो हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्केरियसनेस इनमें ज़्यादा है, तो इसकी वजह से कोई भी फिक्सेशन जो है खाद की वो ज़्यादा होती है। यानी जब भी हम कोई खाद इस्तेमाल करते हैं जिस खसूसन फास्फोरस वाली खाद, तो उसकी ना मूवमेंट नहीं है। यूरिया की मूवमेंट है बट फास्फोरस वाली खाद की मूवमेंट नहीं है। इस वजह से जितना फास्फोरस का और बीज का फासला कम होगा उतनी ही वो उसकी पैदावार जो है वो बेहतर आएगी। तो ब्रॉडकास्ट करने से क्या होता है कि उसके वो ज़्यादा एरिया पे फैलती है, उसकी फिक्सेशन ज़्यादा होती है। जब वही वाली हम मशीनों के ज़रिए फसल की काश्त करते हैं तो उसमें बीज और जो खाद है वो दोनों एट ए टाइम जो है वो जा रही होती हैं ज़मीन में, तो उनका फासला भी बेहतर होता है। तो वो जो है ना हमारी फसल को वो जो खाद है उसकी बेहतरी की तरफ ले जाती है। उसकी मैं आपको मिसाल इस तरह भी दे सकता हूँ कि पिछले साल हमने सर्वे किया है, मुख्तलिफ सर्वे करते रहते हैं काश्तकारों के भाई, उसमें भी हमने ये देखा है कि वो काश्तकार भाई जिन्होंने एक ही खाद मसलन उन्होंने अगर फ़र्ज़ करो कि 1.5 बैग का इस्तेमाल किया है, एक काश्तकार ने 1.5 बैग का इस्तेमाल किया बजरिया छटा जो आम हम करते हैं, और एक काश्तकार ने जो है बजरिया ड्रिल मशीनी काश्त के ज़रिए की है, तो हमने ये देखा है कि उनमें वाज़ेह फ़र्क है कि जिसने मशीनों के ज़रिए जब वो ड्रिल के ज़रिए खाद और बीज डाला है उसकी पैदावार में हम ये देखा है कि 5 से 10 मन का भी फ़र्क हम लोगों ने नोट किया है कि उसकी वजह से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो जो खाद है उसकी अफादियत में इजाफ़ा हो गया जब उसकी प्रॉपर जो है उसकी सीड और फर्टिलाइज़र का जो स्ट्रेंथ जब मुनासिब रखा गया, तो उसकी वजह से जो है हमारे खाद की जो एफिशिएंसी है वो भी जो है वो बेहतर हुई। ठीक है, दोनों गेस्ट का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप दोनों ने अपना इतना भी कीमती वक्त निकाला और आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। और आलू का जो सवाल था वो भी बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने ब्रीफ किया। और इस टाइम अब प्रोग्राम अख्ताम को पहुँचता है और अब एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।